हेलो एवरीवन। डिस्कशन चल रहा था आप लोगों के साथ अमेंडमेंट एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर के काफ़ी सारी अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करी। एक बार मैं उसे फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। पेमेंट ऑफ टैक्स का वर्डिंग प्रोविजन है हमारे पास सेक्शन 49। अब सेक्शन 49 ये कहता है कोई भी व्यक्ति जीएसटी में अपनी टैक्स लायबिलिटी जब पे करेगा तो वो पे करेगा ईदर फ्रॉम द ई कैश लेजर या फिर ई क्रेडिट लेजर। ई कैश लेजर को लेकर के सेक्शन 49 में दो अमेंडमेंट की गई। नंबर 1, पहली अमेंडमेंट में यह कहा गया कि ई कैश लेजर में कैश डिपॉजिट करने के लिए दो एडिशनल मोड जो है वो आपको प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं, यूपीआई एंड आईएमपीएस। दूसरी अमेंडमेंट ई कैश लेजर को लेकर के जो की गई दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। उसमें यह कहा गया एज अ रजिस्टर्ड पर्सन आपके ई कैश लेजर में आपका कैश डिपॉजिटेड पड़ा हुआ है और आप उसको अगर अपनी ही किसी डीम्ड डिस्टिंक्ट एंटिटी विच इज सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आज की डेट में आप वो कर सकते हैं। बात करें ई क्रेडिट लेजर की तो ई क्रेडिट लेजर को लेकर के भी सेक्शन 49 में दो अमेंडमेंट की गई। अच्छा, वो अमेंडमेंट लेकिन आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज बेसिकली वैलिडेशन प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। प्रोविजन ऑलरेडी थे, उनका वैलिडेशन जो है सेक्शन 49 में किया गया है। नंबर 1, रूल 86A ऑलरेडी जीएसटी के लॉ में था जिसमें आईटीसी ब्लॉकिंग के प्रोविजन थे, उसका वैलिडेशन सेक्शन 49(4) के थ्रू कर दिया गया। दूसरा रूल 86B आपका कहता था कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अपने एक पीरियड की टैक्स लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही ई क्रेडिट लेजर के थ्रू पे कर पाएंगे। इस प्रोविजन का लीगल वैलिडेशन जो है वो 49(12) के थ्रू जो है वो क्रिएट कर दिया गया। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड एक और एक्सपेक्ट बनता है इंटरेस्ट का, जिसका लीगल प्रोविजन है सेक्शन 50। बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है ये, आपके साथ मैंने डिटेल में डिस्कस करी। अब इस पेमेंट ऑफ टैक्स की सीरीज में जो आखिरी अमेंडमेंट है आज वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मैंने मिसलेनियस कैटेगरी की अमेंडमेंट का नाम दिया है। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो की गई है ये की गई है बेसिकली रूल 86 में 4B करके एक नया सब रूल जो है वो इंसर्ट किया गया है। अब ये रूल 86 है क्या? रूल 86 बात करता है अबाउट ई क्रेडिट लेजर। अच्छा सुनिएगा जरा ध्यान से, ये जो अमेंडमेंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये वैसे रिफंड से रिलेटेड है, पर मैंने इसे रिफंड में ना कैटेगराइज करके मैंने इसी पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर में किया है बिकॉज ये अमेंडमेंट हुई है रूल 86 में जिसमें आपका ई क्रेडिट लेजर का डिस्कशन था। तो मैंने कहा कि चलो इसको यहीं पर ग्रुप अप कर देता हूं। अब जो बेटा रूल 86 है ना, इसमें ई क्रेडिट लेजर का जो डिस्कशन है ना, इसमें ई क्रेडिट लेजर से रिफंड रिलेटेड भी कुछ बातें जो है वो लिखी हुई हैं। ई क्रेडिट लेजर से रिफंड रिलेटेड कुछ बातें भी लिखी हुई हैं और उसी सीरीज में एक नई बात जो है वो 4B के थ्रू जो है वो इन्होंने अब इंसर्ट करी है, जिसको हम यह डिटेल में समझने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के कुछ स्पेसिफिक इशू को हैंडल करने के लिए ये 4B इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो स्पेसिफिक सिचुएशन में क्रिएट करके पहले आपको समझाऊंगा, फिर अमेंडेड प्रोविजन क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। तो देखिएगा मैंने नीचे आपके साथ सिचुएशन क्रिएट करी। कंसीडर फॉलोइंग सिचुएशन, दो सिचुएशन मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। जिसमें से पहली सिचुएशन आपके साथ ये है कि जीएसटी में किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने रिफंड के लिए बेटा एप्लीकेशन डाली और वो रिफंड क्लेम कर रहा है अपना आईटीसी रिफंड एज पर सेक्शन 54(3). तो अब जरा पहले आप रिकलेक्ट करें बेटा, रिफंड की जब भी बात आएगी तो जीएसटी में रिफंड का हमारे पास जो गवर्निंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 54। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी अवस्था में जब रिफंड क्लेम करता है तो उसे रिफंड क्लेम करने के लिए क्या करना होता है, एक रिफंड एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल पर डालनी होती है, क्योंकि ऑनलाइन रिफंड क्लेम करना होता है। आपकी रिफंड एप्लीकेशन होती है इन द फॉर्म जीएसटी RFD 01। तो इस व्यक्ति ने अपनी एक रिफंड एप्लीकेशन डाली। ये रिफंड क्लेम किस चीज का कर रहा है वो जरा समझने वाली बात है। ये रिफंड क्लेम कर रहा है आईटीसी का। आईटीसी इसका कहां पड़ा होगा, इसके ई क्रेडिट लेजर में। ठीक है, उसने अपना आईटीसी का रिफंड क्लेम किया एज पर सेक्शन 54(3). अब आप रिकलेक्ट करिएगा, नॉर्मली तो किसी व्यक्ति को हम आईटीसी का रिफंड नहीं देते, बट 54(3) ने कहा था दो केसेस में आईटीसी का रिफंड दिया जाएगा। क्या थे वो दो केस, रिकलेक्ट करते हैं। अगर पर्सन है जीरो रेटेड सप्लायर जो अपनी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है अंडर बॉन्ड या एलयूटी दैट इज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो वो अपने रिलेटेड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता है, जिनको वो निकालेगा एज पर द फॉर्मूला जो कि लॉ ने 89(4) में बताया हुआ था, रूल 89(4) में। अच्छा, दूसरा केस, अगर जो सप्लायर है उसकी सप्लाई पर है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, उसकी इनपुट पर
ज्यादा रेट से जीएसटी लगकर आता है, जबकि उसकी आउटपुट सप्लाई पर जीएसटी की रेट कम है, जिसकी वजह से उसका आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को भी 54(3) में कहा गया था ये भी अपने आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकता है। इसको क्या करना होगा, ये अपने आईटीसी के रिफंड क्लेम करेगा एज पर फॉर्मूला गिवन इन रूल 89(5). दोनों ही फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, तो आई होप ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होंगे। ठीक है, इन एनी केस यहां फॉर्मूले का डिस्कशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको रिकलेक्ट कराया। ठीक है, अब जीएसटी का लॉ जो है वो आपको साथ में ये कहता है, अब ये जो भी ये 2 पर्सन हैं जो अपने आईटीसी रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, ये जब रिफंड क्लेम करेंगे अपनी रिफंड एप्लीकेशन पोर्टल पर डालेंगे, तो इनको जिस रिफंड को ये क्लेम कर रहे हैं वो रिफंड एप्लीकेशन जब इनकी आएगी, जितने अमाउंट का ये रिफंड क्लेम कर रहे हैं वो अमाउंट जो होगा वो उनके ई क्रेडिट लेजर से तभी साथ ही में डेबिट कर दिया जाएगा। बताओ याद है ये आपको बात? जो अमाउंट ये लोग अपने आईटीसी रिफंड का क्लेम करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, जैसे मान लो ये व्यक्ति जो है रिफंड एप्लीकेशन में कह रहे हैं जी मेरे ये 5 लाख रुपए के आईटीसी का रिफंड बनता है एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मूला, इसने एप्लीकेशन डाली। तो लीगल प्रोविजन क्या है, जब आप रिफंड एप्लीकेशन डालोगे तो 5 लाख का अगर रिफंड क्लेम कर रहे हो तो ये 5 लाख जो होगा उसी समय पर आपके ई क्रेडिट लेजर में से डेबिट कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपके ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है 10 लाख का, जिसमें से आपने कहा कि मेरे आईटीसी के रिफंड एज पर द फॉर्मूला बन रहे हैं 5 लाख। तो जिस दिन आप ये 5 लाख क्लेम करोगे उस टाइम पर 5 लाख रुपए जो होंगे यहां डेबिट कर दिए जाएंगे और आपका बैलेंस अकॉर्डिंगली अब रिड्यूस होकर जो होगा, ये मैं 8 लाख कर देता हूं क्योंकि फिर 5 में कंफ्यूजन होगी। मान लो 8 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है, 5 लाख का आपने रिफंड मांगा, तो आपके 5 लाख तभी डेबिट कर दिए जाएंगे और आपका बैलेंस अब ई क्रेडिट में रह जाएगा 3 लाख का। अब ये डेबिट के रीजन क्या थे, इसके लॉजिक आपको मेरे ख्याल से क्लियर होने चाहिए। उन्होंने कहा जी अगर आप कह रहे हो कि 5 लाख का रिफंड बनता है तो हम प्रोसेस करके इसको आपको देंगे कैश में, कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम प्रोसेस करके आपको ये 5 लाख जो आप मांग रहे हो इसको कैश में दे और उधर आप ई क्रेडिट लेजर में इसे यूज भी कर ले। तो इस संभावना, इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए लॉ ने प्रोविजन क्या बना रखे थे, लॉ ने सिंपल प्रोविजन बना रखे थे, मांगने आए हो कि इतना रिफंड चाहिए तो फिर इतना आप ई क्रेडिट लेजर में से कम कर लो ताकि गलती से भी ये यूज ना हो। 3 लाख जो बच रहा है उसको आप यूज करते रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए जी, बढ़िया बात। अब बेटा आ गई ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन। अब जब आपकी रिफंड एप्लीकेशन जाएगी तो ये रिफंड एप्लीकेशन जो होगी, इधर एक प्रॉपर ऑफिसर होगा जो कि आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, जो कि ये चेक करेगा कि आप जो रिफंड मांग रहे हो वो बनता है या फिर नहीं बनता है। अच्छा, अब जब प्रॉपर ऑफिसर आपकी रिफंड एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा तो इवैल्यूएशन के बाद 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, प्रोसेसिंग के बाद उसे ये लगे कि आपका रिफंड नहीं बनता। अगर उसको ये लगेगा आपका रिफंड नहीं बनता तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका रिफंड क्लेम जो होगा बेटा वो रिजेक्ट करेगा। और अगर उसे प्रोसेसिंग के बाद ये लगता है कि नहीं आपका रिफंड क्लेम बनता है तो वो क्या करेगा, तो फिर वो आपके फेवर में जो होगा वो रिफंड सैंक्शन ऑर्डर जो होगा वो पास करेगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। आई वुड लाइक टू रिपीट, आपकी एप्लीकेशन गई, एप्लीकेशन के साथ आपने ये कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट कर दिया, ऑफिसर प्रोसेस करेगा, जिसके बाद 2 आउटकम हो सकते हैं। अगर उसे लगेगा कि इनएलिजिबल रिफंड है वो रिजेक्शन ऑर्डर देगा सेक्शन 54 में, और अगर उसे लगेगा एलिजिबल है आपका रिफंड बनता है तो फिर वो रिफंड सैंक्शन ऑर्डर देगा सेक्शन 54 में, और रिफंड जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट में जो होगा वो डिसबर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें से पहली पॉसिबिलिटी मान लीजिए मैं ये लेकर के चलता हूं कि उसने आपका रिफंड क्लेम जो है वो बेटा रिजेक्ट कर दिया, उसको ये लगा आपने जो क्लेम किया है वो बनता नहीं है, एरएनएस आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, वी आर नॉट डेलिब्रेटिंग एज टू द रीजन, लेट्स सपोज सही में वो एरएनएस था, ठीक है, आपने गलत जो था वो क्लेम किया था, आपका बनता नहीं था, गलत क्लेम किया था, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने आपको बोला जब वो रिजेक्ट करेगा तो सेक्शन 54 में वो रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर पास करेगा, जीएसटी RFD 06। अच्छा, अगर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो अब एक ऑब्वियस सी बात है, आप ये बोलोगे मैंने जब रिफंड क्लेम किया था उस टाइम मैंने 5 लाख डेबिट किए थे, क्या सोच के कि मुझे कैश मिलेगा, मैंने यहां डेबिट किए थे ना, बट आपने रिफंड रिजेक्ट कर दिया ये कह के रिफंड बनता नहीं है, तो फिर वो जो मैंने डेबिट किया था वो मुझे वापस दो, लॉजिकली मिलना चाहिए। तो लॉ ने ऐसी सिचुएशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन रूल 86 में यह लिखा हुआ था कि अगर एक व्यक्ति रिफंड ऑफ आईटीसी के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसका रिफंड रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज वो एरएनएस है, देन इन दैट सिचुएशन रूल 86 में 4A के थ्रू यह लिखा गया था जो रिफंड का अमाउंट उसने ई क्रेडिट लेजर में एप्लीकेशन के टाइम पर डेबिट किया था अब वो उसे वापस रिक्रेडिट कर दिया जाएगा।
और वो बड़ा लॉजिकल सा है भाई, हमने तो ये डेबिट इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया था कि हमें रिफंड मिलेगा, बट अगर हमारा क्लेम एरनेस है, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं एरनेस है, तो कोई बात नहीं, मत दो रिफंड, फिर मिलेगा, लेकिन क्रेडिट तो वापस रिस्टोर करो। यस, तो 86(4)(a) ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी अमेंडमेंट की बात नहीं करी। 86(4)(a) में ये प्रोवाइडेड था कि रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर आईटीसी के लिए अगर कभी आएगा तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑफिसर जो होगा वो एक ऑर्डर पास करेगा फॉर रीक्रेडिट ऑफ आईटीसी इन ई क्रेडिट लेजर इन द फॉर्म जीएसटी पीएमटी 03। अच्छा सर, मेरा रिफंड रिजेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर दे दिया, तो उसके बाद उस डेबिट हुए क्रेडिट को वापस रिक्रेडिट कराने के लिए मुझे प्रॉपर ऑफिसर को अप्रोच करना पड़ेगा, या ये उसकी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कॉरेस्पॉन्डिंगली रिक्रेडिट ऑर्डर जो है वो पास करे। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, 86(4)(a) में खास बात यही थी कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाई साहब अगर आप उसका रिफंड रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको पता है ना उसने डेबिट किया था, तो उसको आपके पास आने की जरूरत नहीं है। आप इधर जब रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर पास करेंगे तो आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उन्होंने क्रिएट करके दे दिया ताकि आप साथ में ये वाला ऑर्डर जीएसटी पीएमटी 03 का पास करेंगे उस रिक्रेडिट को करने के लिए कि उसे आपके पास दर बदर आकर के धक्के खाने ना पड़े। तो जब भी रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर ऑफिसर पास करेंगे तो उन्हें ध्यान में रखना है रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर के साथ ये दूसरा काम भी उन्हें मटेरियलाइज करना है, सो दैट उसके क्रेडिट बैलेंस में वापस से वो पैसा रिस्टोर करके जो है दे दिया जाए। बड़ा लॉजिकल सी बात है, ठीक है। अभी मैंने कोई अमेंडमेंट की बात नहीं करी है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन बोले। अब सुनिएगा, अब हुआ क्या, मान लीजिए आपने रिफंड अप्लाई किया बाय डूइंग डेबिट, ऑफिसर ने आपका रिफंड प्रोसेस किया, और अब की बात सुनिएगा, रिफंड रिजेक्ट नहीं किया, रादर देन रिफंड सैंक्शन किया, तो उसने आपके फेवर में एक रिफंड सैंक्शन ऑर्डर दिया विच इज अगेन जीएसटी आरएफडी 06 सेक्शन 54, और वो जो रिफंड आपका सैंक्शन हुआ वो डिसबर्स करके आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा डाल दिया गया। आपके बैंक अकाउंट में कोरेस्पॉन्डिंगली जो 5 लाख रुपए आपने मांगे थे वो उन्होंने दे दिए। ठीक है जी, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इस केस में अभी तक कुछ स्पेशल नहीं है, अब लेकिन बात सुनिएगा जो स्पेशल है। अब बेटा, ऑफिसर ने आपने जो मांगा उसे ठीक समझा और आपको ये रिफंड दे दिया। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी में बेटा गवर्नमेंट ने एक ये सिस्टम बना रखा है कि जितने भी रिफंड ऑर्डर पास किए जाएंगे उनका डिपार्टमेंट जो होगा ना रिव्यू करता है, उनका डिपार्टमेंट रिव्यू करता है। क्यों बेटा, वो रिव्यू का मैकेनिज्म उन्होंने इसलिए बना रखा है कि ऐसा ना हो कि ऑफिसर, कोई गलत ऑफिसर हो जो असेसी के साथ कोल्यूजन में उसको रिफंड जो है वो सैंक्शन कर दे। ठीक है ना, तो जो भी जीएसटी रिफंड ऑर्डर पास होते हैं और जनरली बड़ा अमाउंट जहां इन्वॉल्व रहता है तो उनका जो है वो रिव्यू किया जाता है। अच्छा, और रिव्यू करने पर अगर ये लगता है कि भाई ये जो रिफंड इस ऑफिसर ने दे दिया ये तो एरनेस है, ये तो एरनेस है, ये बनता नहीं था, उसने लॉ के अगेंस्ट जाकर के इसको जो है वो रिफंड दे दिया। अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो तो आप मुझे बताना, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्या करेगा आप मुझे बताओ, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? डेफिनेटली उस एरनेस रिफंड की जो होगा वो रिकवरी इनिशिएट करेगा। हाउ ही कैन डू द रिकवरी? तो आपको याद है आपके पास सेक्शन 73, सेक्शन 74, अगर आप हल्का सा रिकलेक्ट कर सके तो दोनों ही सेक्शन में इस बात को लिखा हुआ था कि सेक्शन 73 और 74 ये सिर्फ उस केसेस में नहीं लगते जहां असेसी ने टैक्स कम पे किया होता है, रादर देन ये उस केसेस में भी लगते हैं जहां एरनेस रिफंड होता है। आई होप आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही सेक्शन में ये बात लिखी हुई थी। बोनाफाइड, मेलाफाइड दोनों ही केसेस में अगर एरनेस रिफंड गया है तो फिर प्रोसीडिंग आपकी यहां जो है वो इनिशिएट हो सकती है। नाउ लेट्स सपोज डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये जो रिफंड प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा दे दिया गया ये एरनेस है, तो उन्होंने लेट्स सपोज सेक्शन 73 या 74 में से जो भी उन्हें लगा उन्होंने इसको जो है एक शो कॉज नोटिस जो है वो इशू कर दिया कि बताओ ये जो रिफंड आपको एरनेसली दिया गया है, बताओ ये आपसे क्यों रिकवर ना किया जाए। नाउ लेट्स सपोज जब इस पर्सन के पास ये नोटिस आया और उसने बैठ के इवेल्युएट किया तो वो भी इस बात से लेट्स सपोज एग्री कर रहा है कि हाँ ये रिफंड एरनेस सैंक्शन हुआ है। मान लेते हैं, इस सिचुएशन को लेकर के चलते हैं। अच्छा, आप शोकॉज नोटिस को कंटेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि उसने भी एग्री किया कि हाँ भाई ये रिफंड गलत सैंक्शन हुआ है। अगर वो इस बात से एग्री करेगा तो वो क्या करेगा, याद कराओ, ऑर्डर का इंतजार करेगा या फिर वॉलेंटरीली पे करके खत्म करेगा? वॉलेंटरीली पे करके, और वॉलेंटरीली नोटिस के बाद भी आप पे कर सकते हो। आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा? ये जो एरनेस रिफंड का अमाउंट है ये भी देना पड़ेगा,
इसके ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो 18% पर एनम बनेगा वो भी देना पड़ेगा, और एप्लीकेबल पेनल्टी अगर बनती होगी तो वो भी देनी पड़ेगी। 73 में तो खैर पेनल्टी जीरो हो जाती है, बट 74 में आपको रिड्यूस पेनल्टी फिर भी पे करनी पड़ेगी। अब असेसी ने अकॉर्डिंगली मन बना लिया कि भाई साहब हाँ, कोई कंटेस्ट करने का फायदा नहीं है, इन्होंने फाइनली जो है वो पकड़ लिया है, तो इसने कहा कि चलो मैं वॉलेंटरीली पेमेंट जो होगा वो करूंगा। क्या क्या पे बैक करना है? आरएनएस रिफंड का 5 लाख का ये जो आरएनएस रिफंड है बेटा ये पे करना है, साथ में इंटरेस्ट बनेगा 18% पर एनम का वो पे करना है, और पेनल्टी अगर बनती होगी, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन 73 74 कौन सा केस है, तो फिर वो आपको जो है वो साथ में पे करनी है। अच्छा, और कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा, ये आप पे करोगे कैसे? ये वाली लायबिलिटी आप पे करोगे कैसे? तो बेटा ये वाली लायबिलिटी जनरली आपकी कैसे पे होती है? ये आप पे करते हैं थ्रू जीएसटी डीआरसी 03। इस पेमेंट के लिए आप रिटर्न का इंतजार नहीं करते, आप इमीडिएटली जो है जीएसटी डीआरसी 03 को यूज करके जो होगा ये अपनी पेमेंट करोगे। और ये पेमेंट होगी कैसे? आपको कैश मिला था, तो आप कैश में जो है ये रीपे जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। अब अगर ये जो रिफंड इसे मिला था, आरएनएस था, और ये गवर्नमेंट को पे बैक कर देता है, अगर ये गवर्नमेंट को पे बैक कर देता है तो फिर सुनिएगा, तो फिर बेटा इसके ई क्रेडिट लेजर में इस केस में भी रीक्रेडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस केस में भी रीक्रेडिट होना चाहिए। क्यों? आपने अप्लाई करते टाइम 5 लाख डेबिट कर दिया था, ऑफिसर ने आपको 5 लाख बैंक में दिया, लेकिन आरएनएस था तो उसकी रिकवरी हो गई, वापस आपके से ले लिया गया, तो फिर क्या आपको क्रेडिट का अमाउंट वापस से रिस्टोर कर देना चाहिए? यस। तो बस बेटा इसी रिस्टोरेशन के लिए उन्होंने अब प्रोविजन 86(4)(b के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। इसी रिस्टोरेशन के लिए उन्होंने 86(4)(b के थ्रू जो है वो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले 86(4)(a होता था सिर्फ, और वो कौन से केसेस में रिस्टोरेशन की बात करता था? अगर रिफंड रिजेक्ट हो रहा है तब। अब 86(4)(b, काइंडली मेंटेन द डिफरेंशिएशन। अब 86(4)(b वो कौन सी बात कर रहा है? जब रिफंड एक बार दे दिया गया बट वो गलत था, और वो अगर रीपे कर दिया जाता है बाय द असेसी, तो 86(4)(b में अब फैसिलिटेशन प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि अगर व्यक्ति खुद से इस आरएनएस रिफंड को रीपे कर दे, या हमने पॉइंट आउट किया उसके बाद रीपे कर दे, जीएसटी डीआरसी 03 से यूज करके वो वापस हमें कैश में अगर इसको दे देगा, तो देन इन दैट सिचुएशन ऑफिसर की यह जिम्मेवारी बनेगी कि जब इस तरीके से रीपेमेंट आएगी तो ऑफिसर एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन रीक्रेडिट का जो होगा वो ऑर्डर पास कर देगा, जो डेबिट तब हुआ था वो वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। देखिएगा मैंने लिखा, तो रिफंड सैंक्शन हो गया था, चला गया था, बट रिफंड पता चला वो जो है जी वो एरनेसली जो था वो सैंक्शन हुआ था। तो अब 86(4)(b में लिखा गया है, अगर व्यक्ति इस रिपेमेंट को कर देता है, इस रिफंड की रिपेमेंट कर देता है विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और रिपेमेंट होनी चाहिए कैश में, कैश आया था, कैश आपने एज इट इज वापस कर दिया जीएसटी डीआरसी 03 को यूज करके, देन इन दैट सिचुएशन 86(4)(b कहता है ऑफिसर विल पास ऑर्डर फॉर रीक्रेडिट ऑफ रिफंडेड अमाउंट ऑफ आईटीसी इन ई क्रेडिट लेजर, और ये वाला ऑर्डर होगा जीएसटी पीएमटी 03A। ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। फॉर ए वाली कहानी जहां रिफंड शुरुआत में ही रिजेक्ट हो जाता है वहां रीक्रेडिट के लिए ऑर्डर पास होता है 03। फॉर बी वाली कहानी है जब रिफंड चला गया और उसके बाद आपने रीपे किया, उस वाली कहानी में रीपेमेंट के लिए ऑर्डर पास होगा 03A। आर यू ओके विद दिस? तो जो व्यक्ति इस तरीके से डीआरसी 03 से रिपेमेंट कर देगा, उसमें रीजन मेंशन करके बताएगा मैं क्यों रिपे कर रहा हूं, तो जब ये रिपेमेंट मिलेगी ऑफिसर का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन 86(4)(b में क्रिएट कर दिया गया कि ऑफिसर शैल पास दिस ऑर्डर रिक्रेडिटिंग दैट आईटीसी। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, यहां पर अब एक बात आपको मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सिचुएशन है ये क्लियर है? वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर आओगे तो एक छोटा सा बॉक्स भी बना दिया फटाफट से। ई क्रेडिट लेजर कहानी हुई क्या? सबसे पहले ई क्रेडिट लेजर में लेट्स सपोज 5 लाख का बैलेंस था, असेसी ने रिफंड एप्लीकेशन डाली, स्टेप नंबर 1 माइनस कर दिया, फिर उसके बाद ऑफिसर ने रिफंड सैंक्शन कर दिया, तो 5 लाख उसके कहां गए? बैंक में। बट वो रिफंड एरनेस था तो उसने वो रीपे कर दिया खुद से, नोटिस से पहले ही कर दिया, नोटिस के बाद कर दिया, उसने रीपे कर दिया विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। पोजीशन उसने 0 बना ली, जैसे उसे मिला ही नहीं था। तो अब वो कह रहे हैं इस केस में अब रीक्रेडिट ऑफिसर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में करेगा अंडर 86(4)(b। कौन सा ऑर्डर?
याद रख सको तो कर लेना, जीएसटी पीएमटी 03A ये वाला ऑर्डर पास करेगा और उसके बेसिस पर ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि जैसे उसे कभी रिफंड मिला ही नहीं था। क्लियर है? चलो अच्छा, इसके अलावा अब 86(4)B जो है बेटा वो एक और सिचुएशन को विजुलाइज करता है। तो नाउ डिस्कशन इज ऑफ सेकंड सिचुएशन, इसे थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब सेकंड सिचुएशन हमारे पास है, आईजीएसटी रिफंड किसी ने क्लेम किया, और किसने क्लेम किया? एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स ने। इस बात को थोड़ा आप ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? ज्यादातर फैकल्टी ने डिस्कशन में बेटा इस पॉइंट को उड़ा दिया है बिल्कुल, ठीक है? तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए यहां हमारे पास एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो एक्स गुड्स जो है इसमें डील करता है, जिसके ऊपर लेट्स सपोज 18% का जीएसटी है, ठीक है बेटा? अब इस गुड्स को वो एक्सपोर्ट भी करता है और इसको वो इंडिया में भी डोमेस्टिक सेल करता है। अच्छा, जब ये इंडिया में बेचता है तो इंडिया में तो ये 18% टैक्स पे करके करेगा। जहां तक बात आती है एक्सपोर्ट की, तो आप जानते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने पर इसको 0 रेटिंग के बेनिफिट है, और लॉ ने इसे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या? या तो आप बॉन्ड या एलयूटी देते हुए कर लो, अगर ये करोगे तो फिर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना जो जीएसटी बनता है, आईजीएसटी एक्सपोर्ट पर बनता है, उसको एक बार के लिए जो है वो पे कर दो, और बाद में जो है वो उसको जो होगा वो हमें रिफंड जो होगा वो हमसे क्लेम कर लेना। आर यू ओके विद दिस? ये दूसरा तरीका जो है मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है जिसके पास 0 रेटिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो अपना आईजीएसटी पे कर दे ट्रांजैक्शन के टाइम पर, और बाद में इसका रिफंड जो है वो क्लेम कर ले। और बेटा एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को रिफंड लेने के लिए जो प्रोसीजर क्लेम करना होता है, प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वो लिखा गया रूल 96 में। यहां तक सब क्लियर है? अब सिचुएशन जो मैं लेके चलूंगा वो प्लीज ध्यान में रख के चलिएगा। ये एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और इसने आईजीएसटी वाला रास्ता जो है वो चूज किया, ठीक है? अब थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट देखता हूं शायद आप लोगों को याद आ पाए। अब सुनिएगा, अब इसने ये एक्स बनाने के लिए बैकएंड पर बेटा अपनी इनवर्ट सप्लाई ली होगी, बिल्कुल ली होगी जी। अब इनवर्ट सप्लाई में इसने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स सब लिए होंगे, यस। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इस बात को आपने बहुत मेहनत से रिकलेक्ट करना है। अब बेटा लेट्स सपोज इसने जो अपने एक्सपोर्ट के लिए इनपुट्स लिए, इसके पास लेट्स सपोज एडवांस ऑथराइजेशन था, तो एडवांस ऑथराइजेशन था जिसकी वजह से ये अपने इनपुट्स जो था वो 0 ड्यूटी पर इंपोर्ट कर पाया, हो सकता है। अच्छा, या इसने क्या किया, एडवांस ऑथराइजेशन था लेकिन इसने गुड्स बाहर से नहीं इंडिया में किसी से खरीदे, और जब एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर इंडिया में किसी से खरीदता है तो बेटा ट्रांजैक्शन बन जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट, और डीम्ड एक्सपोर्ट जब बन जाता है तो बेटा आपको पता है ना, सप्लायर डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में जीएसटी जो चार्ज करेगा उस जीएसटी को, याद है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में जीएसटी जो ये पे करेगा उसका ये रिफंड क्लेम कर सकता है। तो इस सप्लायर ने क्या किया, इसको ये पता था क्योंकि मैं एडवांस ऑथराइजेशन को जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो इसने विदाउट जीएसटी के जो था सामने वाले को दे दिया, 0 जीएसटी के, खुद से पे करके गवर्नमेंट से रिफंड ले लिया। अच्छा, या तीसरी सिचुएशन ये ले लो कि ये जो एक्सपोर्टर था ये मर्चेंट एक्सपोर्टर था, तो इसने जब इंडिया में गुड्स खरीदे मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर से तो कंसेशनल रेट पर 0.1% जीएसटी की पेमेंट के साथ खरीद लिए। बहुत सारी कहानी मैंने ला दी बेटा, मैं क्या करूं, मुझे तो आपको सब रिकलेक्ट कराना होता है, नहीं तो क्या है, अगर अमेंडमेंट नाम के लिए खत्म करनी हो तो फटाफट बोलो खत्म हो जाएगी, बट अगर रिकलेक्ट करानी हो चीजें तो फिर टाइम लगेगा। तो प्लीज सुनिएगा, अब ये जो हमारा एक्सपोर्टर है ये स्पेशल एक्सपोर्टर है। स्पेशल किस सेंस में है कि इसके पास एडवांस ऑथराइजेशन है जिसकी वजह से ये अपने इनपुट बाहर से ड्यूटी फ्री ला पाया, या इंडिया में डीम्ड एक्सपोर्ट में ये बिना जीएसटी के बर्डन के खरीद पाया, या फिर ये मर्चेंट एक्सपोर्टर है जो कंसेशनल रेट पर जो है वो खरीद पाया। अच्छा, अब इनपुट्स तो इसे इस तरीके से अरेंज हो गए, लेकिन इनपुट सर्विस इसने नॉर्मल तरीके से जीएसटी पेड ली, ठीक है? बस अब इतनी कहानी के साथ मैं आपके साथ चल रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इस केस ने ये पर्सन जो था इसने अपना एक्सपोर्ट का काम करते टाइम एक्सपोर्ट रिलेटेड इनपुट या तो ड्यूटी फ्री या सस्ते रेट पर खरीद लिए। इसने सिर्फ
इनपुट सर्विस पर जीएसटी का बर्डन जो था वो प्रॉपर दिया, बाकी बैकएंड पे तो इसको बहुत कम बर्डन मिला। तो अब आप लोग जरा रिकलेक्ट कर पाए तो इस बात को रिकलेक्ट करिएगा, हमने एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में इस बात को पढ़ा था। अगर कोई भी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स ऐसा होता है जिसने अपनी इनवर्ड सप्लाई के इनपुट को ड्यूटी फ्री या फिर कंसेशनल रेट पर लिया होता है, तो उस व्यक्ति के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति के लिए बॉन्ड में एक्सपोर्ट करने का रास्ता ही खुला होता है, आईजीएसटी पे करने के बाद उसका रिफंड लेने का रास्ता बंद होता है। क्यों? इसका लॉजिक क्या था? लो ये मान के चला था अगर इस एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स ने अपने इनपुट्स वो ड्यूटी फ्री या कंसेशनल रेट पर लिए हैं, सिर्फ एक इनपुट सर्विस पर ही प्रॉपर टैक्स दिया है, अब ये अगर आईजीएसटी पेमेंट वाले रास्ते पर जाएगा तो इसके एक्चुअल आईटीसी बैकएंड पर तो कम है, ये क्या करेगा, ये अपने अदर आईटीसी, डोमेस्टिक सप्लाई रिलेटेड आईटीसी, वो इस आईजीएसटी की पेमेंट में यूज कर लेगा और बाद में जब इसे आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा तो वो तो सारा इसे कैश में मिलेगा। कहने का मतलब ये अपने अदर आईटीसी को इनडायरेक्टली जो होगा वो कैश करा लेगा। आई होप लॉजिक इज बीइंग रिकलेक्टेड बाय ऑल। एक बात दोहरा रहा हूं कि लॉ ने ये बोला था कि अगर आप अपने इस तरीके के एक्सपोर्टर हो जिसमें इस तरीके की आपकी इनवर्ड सप्लाई है, जिसमें टैक्स बर्डन कम है, आपके आईटीसी कम है, अगर आपको आईजीएसटी रिफंड रूट का रास्ता दिया गया तो आप आईजीएसटी पे करने के लिए ये बहुत कम आईटीसी और दूसरा आईटीसी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड नहीं है वो यूज करके पे कर दोगे और आपको आईजीएसटी का रिफंड मिलना है पूरा कैश में, तो बेसिकली आप दूसरे आईटीसी को जो होगा वो कैश करा लोगे। ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने बोला था ऐसे केसेस में रूल 96 ये आईजीएसटी रिफंड रूट जो होगा वो आपको नहीं लेना है, ले ही नहीं सकते हो। 96 में लिखा गया था, 96(10) में। अच्छा, और फर्दर रिकलेक्ट करा दूं, इस केस में आपको बॉन्ड वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा जिसमें आप आगे कुछ भी पे नहीं करेंगे और अपने आईटीसी का रिफंड लेंगे, और आपका आईटीसी होगा बहुत थोड़ा, और उस आईटीसी के रिफंड लेने के लिए आपको 89(4) का फार्मूला भी नहीं लगाना होता, रेदर देन आपने एग्जैक्ट क्या क्या पे किया उसका एक स्टेटमेंट बना करके रूल 89(4)A या 89(4)B के हिसाब से जो है वो रिफंड क्लेम करना होता है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। ठीक है जी, अब कहानी क्या है वो सुनिएगा। अब कहानी ये थी कि एक व्यक्ति ने, जो एक्सपोर्टर था वो ये वाला एक्सपोर्टर था, उसकी बैकएंड की सप्लाई बेटा ये वाली थी, तो उसे कायदे से जो था वो अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है ना। बट इसने क्या किया, इसने अपने एक्सपोर्ट आईजीएसटी पे करके कर दिए, मतलब ये कम क्रेडिट और दूसरा क्रेडिट जो था वो यूज कर लिया, और इसने जाकर के अपना जो था वो आईजीएसटी रिफंड की एप्लीकेशन डाल दी। तो अब आप मुझे बताइएगा, जब ये आईजीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन डालेगा तो फिर ऑफिसर क्या इसकी रिफंड एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा या रिजेक्ट करेगा? अगर ऐसे एक्सपोर्टर है जिसके ये कंसेशनल सप्लाई है तो उसको आईजीएसटी रिफंड बनता है या नहीं बनता? नहीं, उसको तो आईटीसी रिफंड बनता है। तो अगर वो आईजीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन डालेगा तो ऑफिसर डेफिनेटली जो होगा उसको रिजेक्ट करेगा। बट अगर गलती से ऑफिसर को भी ये बात ना पता हो, और मुझे लग रहा है सुनने वालों में भी बहुत लोगों को ये बात नहीं पता, क्योंकि पढ़ा होगा फास्ट ट्रैक, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो सुनिएगा जरा ध्यान से, दो पॉसिबिलिटी फिर से ले लेते हैं, कहानी अब आगे बढ़ाता हूं। अब ये पर्सन जो था इसने अपना आईजीएसटी का रिफंड मांगा एज पर रूल 96। एज पर रूल 96(10) आईजीएसटी रिफंड रूट इज नॉट अवेलेबल इन सर्टेन सिचुएशन मेंशन्ड देयरइन, जो मैंने आपको ये बताई। सपोज एक्सपोर्टर हैज रॉन्गली पेड आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ड्यू टू इग्नोरेंस, उसको नहीं पता था, लैक ऑफ क्लैरिटी थी, व्हाटसोएवर रीजन, उसने आईजीएसटी पे किया और आईजीएसटी का रिफंड उसने क्लेम डाल दिया, विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ रूल 96(10). अब क्लेम चला गया उसका, और ये बेटा टैक्स पेड जो भी उसने आईजीएसटी किया, लेट्स सपोज यहां मैं आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूं कि 12 लाख रुपए का लेट्स सपोज उसने आईजीएसटी पे किया, उसके जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट रिलेटेड आईटीसी बनते थे वो 5 लाख के बनते थे, और 7 लाख का उसने अदर आईटीसी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड नहीं भी था उसको सेट ऑफ करके ये 12 लाख रुपए आईजीएसटी पे करते हुए एक्सपोर्ट किया, और वो चला गया, मुझे 12 लाख रुपए का कैश रिफंड दो। आप सबको पता है आईजीएसटी का रिफंड हमेशा कैश में आता है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, अब कायदे से तो होना क्या चाहिए, जब ये एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास जाए तो प्रॉपर ऑफिसर को क्या कर देना चाहिए, इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो मान लीजिए ऑफिसर समझदार था, उसको ये सब पता था, उसने सेक्शन 54 में रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया। वो बोलेगा रिफंड रिजेक्टेड है भाई साहब, आपका ये रिफंड नहीं बनता है, आपका अपना आईटीसी रिलेटेड रिफंड बनता है, आप अपने आईटीसी रिफंड रिलेटेड बात करो, कहानी यहीं पर ठीक हो जाएगी। बट मुद्दा ये है कि बेटा ऑफिसर को भी लेट्स सपोज नहीं पता था और उसने उसको रिफंड, ये जो
12 लाख का था वो सैंक्शन कर दिया, रिफंड सैंक्शन ऑर्डर सेक्शन 54 में पास कर दिया गया, रिफंड डिसबर्स कर दिया गया, उसके बैंक अकाउंट में ये 12 लाख रुपए जो थे वो दे दिए गए। नाउ दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी, गलत रिफंड मिला, कायदे से बनता नहीं था। तो सुनिएगा अब जरा ध्यान से, अब वो क्या कह रहे हैं, अब अगेन इस सिचुएशन को भी 86(4)B ने टेक केयर किया है और 86(4)B ने ये कहा है कि अब ये जो आरएनएस रिफंड सैंक्शन हुआ, एज एंड व्हेन लेटर ऑन डिपार्टमेंट को पता चलेगा, डिपार्टमेंट आपको बोलेगा ये आरएनएस रिफंड है, बताओ आपसे क्यों ना ले, तो अगेन सिमिलर तरीके का बेनिफिट आपको दिया गया है और कहा गया है आप क्या करें, आप अपने आप से इस इंटरेस्ट को जो आरएनएसली आपको दिया गया है विद इंटरेस्ट एंड एप्लीकेबल पेनल्टी जो है वो आप पे बैक कर दें। कैश मिला था, कैश में ही वापस जीएसटी डीआरसी 03 से जो है वो पे बैक कर दे। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ऑफिसर इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वो ऑर्डर पास करेगा फॉर रिक्रेडिटिंग ऑफ दिस 12 लाख इनटू योर ई क्रेडिट लेजर। आपके ई क्रेडिट लेजर से आपने ये 12 लाख सेट ऑफ करते हुए पे किए थे ना, तो वो क्या कह रहे हैं, 12 लाख रुपए आप कैश से रिपे करो जो आपके बैंक अकाउंट में आए हैं, और अगर आप कर दोगे तो ऑफिसर का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होगा कि वो 12 लाख जो होगा आपके ई क्रेडिट लेजर में वापस जो होगा वो रिस्टोर कर देगा और उसके लिए वो ऑर्डर पास करेगा जीएसटी पीएमटी 03A। रीपेमेंट कर दो इस रिफंड का, एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, कैश रिपेमेंट कर देना जीएसटी डीआरसी 03 से, ऑफिसर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में ये जो होगा ये पास कर देगा। मैंने आपको यहां वैसे ही कर दिया, टेबल फटाफट से बोलता हूं। 12 लाख आपने आईजीएसटी पे किए, ठीक है जी, ये आपके ई क्रेडिट लेजर में जो था बेटा ये 12 लाख था, जिसमें से 5 लाख एक्सपोर्ट रिलेटेड था, 7 लाख अदर्स का था। आपने इसको सेटअप करके जो थे वो 12 लाख का आईजीएसटी पे कर दिया, ठीक है जी। उस आईजीएसटी का आपको रिफंड आ गया, बट वो एरनेस था जिसको आपने खुद से या फिर जब ऑफिसर ने बताया तो आपने रिपे कर दिया विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो अब 12 लाख का वो क्रेडिट जो आपने वहां सेटअप करके पे किया था, अब वो रिपेमेंट करने पर 12 लाख आपके रिस्टोर कर दिए जाएंगे, आपके ई क्रेडिट लेजर में जो होंगे वो 12 लाख वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। 12 लाख वापस आ गए तो जो आपने वहां क्रेडिट में खत्म किया था वो आपका वापस आ जाएगा। अब इसमें से बेसिकली जो 5 लाख रुपया है वही आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड था, आप उसके रिफंड के रिलेशन में बात करना चाहो तो बात कर लेना, वो एक इंडिपेंडेंट बात है। 86(4)B को उससे कोई लेना देना नहीं है, 86(4)B ने सिंपली ये बोला। आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप बोथ द सिचुएशंस आर क्लियर टू यू। तो अब 86(4)B का बेसिकली पढ़ लेते हैं। अब 86(4)B हमें क्या कह रहा है, ठीक है जी। ये दो कहानियों की बात करेगा, ठीक है। दो कहानियों में अगर एरनेस रिफंड गया, आप रिपे कर देते हैं तो फिर ऑफिसर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑर्डर पर होगा रिस्टोर कर देगा। अच्छा, अब इसमें एक कहानी और सुन लीजिएगा, कहानी की एक छोटी सी बात और सुन लीजिएगा। अब जो 86(4)B है वो कहता तो ये है कि वो ऑटोमेटिकली ऑफिसर की ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन रहेगा, आपको जाना नहीं है, ऑफिसर अपने आप से ये ऑर्डर पास करेगा। लेकिन 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 प्लीज ध्यान में रखिएगा, अभी ये जो खुद से ऑर्डर पास करने वाली फंक्शनैलिटी है ये बेटा अभी पोर्टल पर प्रैक्टिकली डेवलप नहीं हुई है। लॉ में लिख दिया, पोर्टल भी अभी अमेंड हो जाएगी, बट अभी नहीं हुई है। और क्योंकि अभी नहीं हुई है तो सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसने कहा फॉर द टाइम बिंग के लिए जब तक ये फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं होती है तब तक जो कंसर्न पर्सन है वो वॉलंटरली अपना पे कर दें और मैनुअल रिक्वेस्ट डाल दें। फंक्शनैलिटी के आने के साथ ही तो आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल देना, सॉरी, फंक्शनैलिटी के आने के बाद तो ऑफिसर अपने आप टेक केयर करेगा, बट जब तक वो नहीं होता है तब तक के लिए आप मैनुअल रिक्वेस्ट जो है वो डाल दें। और ऑफिसर को साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि इनको होल्ड पे मत रखना रिक्रेडिट करने में, 30 दिन के अंदर अंदर जो है अगर ऐसी रिक्वेस्ट आएगी तो उनका रिक्रेडिट जो है वो आप कर देना, ठीक है। तो ये सभी बातें इंकॉर्पोरेट करते हुए मैंने यहां पर इस अमेंडमेंट को मेंशन किया। 86(4)B दो सिचुएशन में लगेगा एरनेस रिफंड की। नंबर 1 आईटीसी का रिफंड 54(3) में वो गलत आया, या आईजीएसटी का रिफंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 96(10) आया। इन दो सिचुएशन में अब 86(4)B हमारा ये कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको हमने ऑप्शन दे दिया है कि वो पे बैक कर दे एरनेस रिफंड विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और ये पेमेंट वो ऑन इज ऑन मतलब खुद से मिस्टेक दिख रही है ठीक कर सकता है, या ऑन बीइंग पॉइंटेड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर, या ऑफिसर के नोटिस वोटिस से बताया गया है, इंटीमेट किया गया है तो कर दो। करना कैसे है, डीआरसी 03 को यूज करो और ई कैश लेजर, कैश आया था कैश रीपे कर दो, ठीक है। अगर ऐसा कर देते हो तो 86(4)B में लिखा हुआ है पीओ विल पास ऑर्डर
03A recrediting the refund amount into e-credit ledger। और ये जो आपको ग्रे पोर्शन नजर आ रहा है, ये ग्रे पोर्शन जो है ये बेटा सीबीआईसी ने जो सर्कुलर 7 में इशू किया, ये वहां से एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है। येलो पोर्शन रूल 86(4)B का था और ये ग्रे पोर्शन जो है ये सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया, जिसमें उन्होंने बोला कि अभी क्योंकि फंक्शनैलिटी डेवलप नहीं है तो आप ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे फॉर रिक्रेडिट, फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे। और साथ ही में उन्होंने बोला कि रूल में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है ऑर्डर की, पर यह ऑर्डर प्रेफरेबली 30 दिन में जो है वो पास कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, खैर एग्जामिनेशन अगर इसके पास क्वेश्चन पूछेगा तो फिर एग्जामिनेशन से आपसे ये पूछेगा कि एआरएनएस रिफंड के केस में, एआरएनएस रिफंड के केस में, ये दो केसेस में किस तरीके से जो है वो ई क्रेडिट लेजर वापस से रिस्टोर किया जाएगा। तो आपने सिंपल ध्यान में रखना है, ऑफिसर जो होगा वो PMT 03 की फॉर्म में ऑर्डर पास करके रिस्टोर कर देगा। आई होप आई एम बीइंग अंडरस्टूड बाय यू। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये अमेंडमेंट एक मिसलेनियस अमेंडमेंट के तौर पर हमारी कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो अमेंडमेंट का हम ले रहे हैं दैट इज टैक्स कलेक्टर टीसीएस। टीसीएस के प्रोविजन हमारे पास, जीएसटी में टीसीएस के प्रोविजन हमारे पास कौन से सेक्शन में? सेक्शन 52। बहुत छोटी छोटी सी अमेंडमेंट हुई है इसमें। सबसे पहले मैं जो अमेंडमेंट ले रहा हूं दैट इज सेक्शन 47 में टैक्स कलेक्टर को लेकर के एक अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 47 ये बात करता है अबाउट लेट फीस। आई होप आपको याद होगा, रिटर्न वाले चैप्टर में आपने किया था। मैंने यहां सेक्शन 47 का जो है वो समराइजेशन भी किया है। सेक्शन 47 ये बताता था कि भाई बहुत सारे आपको कंप्लायंसेस करने हैं, रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह फाइल करने हैं, अगर आप ड्यू डेट पर सबमिट नहीं करेंगे तो फिर आपको जो होगी वो लेट फी सेक्शन 47 के तहत जो है वो लगा दी जाएगी। अब सेक्शन 47 जब लेट फीस की बात करता है तो बेटा सेक्शन 47 में हमारे पास दो सबसेक्शन होते हैं, 47 सबसेक्शन 1 एंड 47 सबसेक्शन 2। ध्यान से सुनना बेटा, अगर कुछ ऐसा बता दूंगा जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, सब इसे फटाफट पास ऑन करके चल रहे हैं, बट ध्यान से सुनोगे तो कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। सेक्शन 47 लेट फीस के प्रोविजन लेट डाउन करता है और इसमें हमारे पास दो सबसेक्शन है, 47(1), 47 सबसेक्शन 2। इसमें से 47 सबसेक्शन 2 ये बात करता है लेट फीस की। लेट फीस वो व्यक्ति जिसको सेक्शन 44 में एनुअल रिटर्न देनी है पर वो अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो ड्यू डेट पर नहीं देता। ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 44 में जो एनुअल रिटर्न GSTR 9A है ना, तो वो वाली एनुअल रिटर्न अगर ड्यू डेट पर नहीं दी जाती है तो ये बताता है जी क्या लेट फीस लगेगी। और ये कहते हैं जी CGST एक्ट में आपको लेट फीस ये लग जाएगी 100 रुपीज पर डे एंड विद अ कैपिंग ऑफ दिस मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। ये CGST की होगी। इक्विवेलेंट फीस जो होगी वो आपको SGST में भी देनी पड़ेगी। 47(2) ये किसके रिस्पेक्ट में? जब आपने एनुअल रिटर्न के कंप्लायंस में डिफॉल्ट किया। अच्छा, 47(1) ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपके कुछ अदर डिफॉल्ट की बात करता था। ये कहता था लेट फीस आपको लगेगी जब आपकी ये डिफॉल्ट हो। क्या बेटा इसमें लिखा होता था सेक्शन 37। सेक्शन 37 में जो आपको GSTR 1 फाइल करना होता है वो अगर आप टाइम से नहीं फाइल करते तो फिर आपको यहां लेट फीस लगेगी 100 पर डे विद अ मैक्सिमम ऑफ ₹5,000, विद अ मैक्सिमम ऑफ ₹5,000। और अगेन ये CGST की है, SGST में इक्विवेलेंट अलग से लगेगी। अच्छा सुनना आपको ध्यान में है, सेक्शन 47(2) वो बात कर रहा है जब आपका एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट है ड्यू डेट का। 47(1) में लेकिन अदर डिफॉल्ट्स की बात हो रही थी और इसमें एक डिफॉल्ट लिखा हुआ था सेक्शन 37 में GSTR 1 नहीं भरते। अच्छा, दूसरा इसमें लिखा होता था सेक्शन 38 में अगर आप अपना स्टेटमेंट GSTR 2 नहीं भरते हो। और आपको याद हो मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्लियर कर दिया था सेक्शन 38 जिस GSTR 2 की बात करता था वो कभी GST में फाइल ही नहीं कराई गई थी। ये रिडंडेंट था जिसको उन्होंने फाइनली फाइनेंस एक्ट 2022 से ऑमिट कर दिया है और कंसीक्वेंटली जहां जहां भी उसका रेफरेंस आ रहा था वो ऑमिट किया गया। तो सेक्शन 47(1) में कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट हुई। सेक्शन 38 में GSTR 2 का जो रेफरेंस आ रहा था वो डिलीट कर दिया गया बिकॉज आज की डेट में सेक्शन 38 में GSTR 2 जैसी कोई बात ही नहीं है। बहुत लॉजिकल नॉर्मल अमेंडमेंट है। फिर इसके बाद बेटा 47(1) ये कहता था सेक्शन 39 में आपकी जो रेगुलर रिटर्न्स फाइल होती हैं GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 5 अलग अलग पर्संस की अलग अलग, वो ड्यू डेट पर फाइल नहीं हुई तो आपको लेट फीस जो होगी 47(1) में लगेगी। फिर उसके बाद सेक्शन 45 में फाइनल रिटर्न जो कि डी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको देनी होती है GSTR 10, अगर वो आपने टाइम से नहीं दी है तो फिर उसके लिए लेट फीस की बात जो थी वो सेक्शन 47 में की जाती थी। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात ये सुनिएगा बेटा, हमारा जो TCS है
टैक्स कलेक्टर का जो कंसेप्ट है सेक्शन 52 में है। और मैंने आपके साथ अमेंडमेंट लेक्चर में कई बार इस बात को बोला, टैक्स कलेक्टर जीएसटी में इकलौता वो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी रिटर्न सेक्शन 39 में नहीं आती। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 39 में सब रजिस्टर्ड पर्संस की रिटर्न के बारे में बात है, बट इसमें टैक्स कलेक्टर की रिटर्न के बारे में बात नहीं है। अब आप पूछिएगा क्यों? तो बेटा इसलिए नहीं है बिकॉज टैक्स कलेक्टर उसकी रिटर्न देनी होती है उसे, वो जीएसटीआर 8 मंथली बेसिस पर 10 तारीख तक बेटा उसे फाइल करने को बोला गया है, पर वो सेक्शन 52 में ही बोला गया है। बाकी सब रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न आएगी सेक्शन 39 में, बट टैक्स कलेक्टर की रिटर्न जो है वो सेक्शन 52 में ही जाएगी। और इनफैक्ट आपको एक बात बता दूं, ये जो टैक्स कलेक्टर है ना बेटा, इसको ये जो जीएसटीआर 8 देनी होती है ना, इसको हम रफली तो बोलते हैं रिटर्न, बट सेक्शन 52 को अगर आप एग्जैक्ट चेक करोगे ना तो इसे वो रिटर्न नहीं बोलते, इसे वो टीसीएस स्टेटमेंट बोलते हैं। आप सेक्शन 52 को ध्यान से पढ़ सकते हैं, बेरेक से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में इसे रिटर्न बोला जाता है, ठीक है, रिटर्न देनी है, रिपोर्ट करनी है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो लीगल वर्डिंग है उसमें इसे जो है वो स्टेटमेंट रेफर किया गया है। ओके, अच्छा अब सुनिएगा, अब हमारे पास स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा, ये जो हमारे पास सेक्शन 47(1) था, इसमें सेक्शन 39 लिखा था, बट सेक्शन 52 नहीं लिखा था, सेक्शन 52 नहीं लिखा था। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो सेक्शन 52 जब नहीं लिखा था, ठीक है, तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या राइज हो रहे थे, सुनिएगा। सेक्शन 47 ने सेक्शन 39 में किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की रिटर्न नहीं आई, उसके ऊपर तो लेट फीस लगा दी, बट इसमें सेक्शन 52 नहीं लिखा होता था, मतलब इन्होंने टीसीएस की रिटर्न अगर टाइम से नहीं आई तो उसके ऊपर लेट फीस लगाने की बात नहीं करी। और इंटरेस्टिंगली बताऊं, इनकी रिटर्न 39 में नहीं आती, 52 में आती है, और 52 में सिर्फ ड्यू डेट बता रखी थी, 52 में भी लेट फीस के कोई प्रोविजन नहीं थे। कहने का छोटा सा मतलब यह है, सेक्शन 47 वो भी इनके ऊपर लेट फीस की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने इसको कवर नहीं किया, और 52 ने अलग से कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दी है, जिसका नेट रिजल्ट क्या हो गया, इन टैक्स कलेक्टर लोगों का क्या कहना था, हमारे ऊपर लीगली कोई टैक्स लेट फीस जो है वो नहीं लग सकती। तो ये सारे टैक्स कलेक्टर जो थे वो ये कहते थे, अगर हम अपनी जीएसटीआर 8 टाइम से नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर एज पर द प्रोविजन लेट फीस जो है वो नहीं लग सकती। दोबारा दोहरा रहा हूं क्यों नहीं लग सकती, 47 हमें कवर नहीं करता एंड 52 ने लेट फीस के बारे में कुछ कहा नहीं, तो कहीं भी कुछ अल्टीमेटली बात है ही नहीं, हमारे ऊपर लेट फीस नहीं लग सकती। अच्छा, ये बड़ी एक इलॉजिकल सी बात है, वैसे सबसे लेट फीस ली जाए, इनसे ना ली जाए, ये एक इलॉजिकल बात है, बट लॉ ऐसा ही रिजल्ट दे रहा था। अच्छा, सीबीआईसी ने आगे आके पहल करी, सीबीआईसी ने आगे आके ये कहा, उन्होंने बोला जी भाई साहब नहीं, लॉजिकली तो इनके ऊपर लेट फीस बनती है, और सीबीआईसी ने एक क्लैरिफिकेशन इशू करी जिसमें यह कहा कि नहीं नहीं, लेट फाइल करोगे तो लेट फीस कैसे नहीं लेंगे, सबसे ले रहे हैं तुमसे कैसे नहीं लेंगे। उन्होंने सर्कुलर में बोल दिया नहीं, लेट फीस इनके द्वारा भी पेबल है। अब सुनिएगा, अब टैक्स कलेक्टर बोला भाई सर्कुलर से आप लेट फीस कैसे लगा दोगे, अगर लेट फीस लगानी है तो एक्ट में प्रावधान होने चाहिए, अगर एक्ट में प्रावधान नहीं है तो आप लेट फीस नहीं लगा सकते। और अल्टीमेटली लेट फीस लगाने के लिए लॉ ने पहल करी और सेक्शन 47 में लिख दिया गया कि भाई साहब इसमें अब जो होगा ये भी कवर रहेगा। सेक्शन 52 जो था वो इसमें ऐड कर दिया गया, जो पहले तक नहीं होता था, सेक्शन 52 का रेफरेंस भी इसमें ऐड कर दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो देखिएगा, मैंने समरी प्रोविजन में क्या लिखा फटाफट से, कि सेक्शन 47 ये सिर्फ बात करता था, 47(1) ये सिर्फ बात करता था स्टेटमेंट की एंड रिटर्न्स 3945 की, बट अब इसमें सेक्शन 52 को भी जो है वो कवर कर दिया गया। यहां साथ में देख लीजिएगा, मैं लिखा ईसीओ जीएसटीआर 8 देता है 10 तारीख तक। अब अमेंडमेंट से पहले की बात करूं तो सेक्शन 52 में लेट फीस का कोई जिक्र नहीं था और 47 लगता नहीं था, पर सीबीआईसी ने बोल रखा था लेट फीस पेबल होनी चाहिए। अब लोग इसको चैलेंज कर रहे थे, खामखाए का लिटिगेशन हो रहा था, तो अब अमेंडमेंट से उन्होंने एक्ट में ही स्पेसिफिकली लिख दिया, अब बियॉन्ड डाउट इनको जो होगा वो लेट फीस पे करनी पड़ेगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए, ये सब पढ़ा रहे हैं, मैंने भी पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मेरे एक दो ऑब्जर्वेशन है जो शायद मेरे यूनिक ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। अब बेटा मेरे को इसमें एक दो छोटी छोटी सी बातें आपको बोलनी है। सेक्शन 47(1) में ये लिख दिया गया सेक्शन 52 की रिटर्न ऑफ ईसीओ। अब मेरा इस पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये है, ईसीओ
सेक्शन 52 में जो फाइल करता है उसे सेक्शन 52 में स्टेटमेंट बुलाया जाता है, उसे रिटर्न बुलाया ही नहीं जाता। तो मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये है कि लॉ को यहां पर रिटर्न ऑफ ईसीओ की बजाय कायदे से यहां स्टेटमेंट ऑफ ईसीओ लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल ये फिर से बखेड़ा खड़ा कर दे और कहे हमें रिटर्न नहीं देनी होती, हमें तो स्टेटमेंट देना होता है। तो खैर इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे कम है, बट ये मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। नीचे मैंने मेंशन किया है, मैंने लिखा जी जो GSTR 8 फर्निश की जाती है उसे 52 में मंथली स्टेटमेंट बोला जाता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग जो 47(1) में अमेंडमेंट हुई है उसको स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 52 लिखा जाना चाहिए था, रिटर्न अंडर सेक्शन 52 नहीं लिखा जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इससे आपके एग्जामिनेशन में वो खैर इतने डिटेल में नहीं पूछेगा, ये नॉलेज व्यू पॉइंट से था। एक और पॉइंट, अब बेटा जब सेक्शन 52 मैं जाकर के पढ़ता हूं तो 52 में जाकर के मुझे ये पता चलता है कि सेक्शन 52 ने TCS वालों को, टैक्स कलेक्टर वालों को, एक तो GSTR 8 मंथली बेसिस पर स्टेटमेंट फाइल करने को बोला है, इसके अलावा सेक्शन 52 जो है वो उनको GSTR 9B की फॉर्म में एक एनुअल स्टेटमेंट भी 31 दिसंबर तक फाइल करने को बोलता है। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, एग्जामिनर शायद इतने डीप में ना जाए बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। 52 को आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। 52 में TCS को मंथली GSTR 8 स्टेटमेंट फाइल करने को बोला गया एंड साथ ही में एनुअल GSTR 9B का एक स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक जो है वो फाइल करने को बोला गया है। 52(4) GSTR 8 एंड 52(5) GSTR 9B। अब बेटा डिले GSTR 9B की फाइलिंग पर भी हो सकती है। यस, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर इसने GSTR 9B टाइम से फाइल नहीं करी तो इसके ऊपर लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, इसके ऊपर लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये मेरे दिमाग में इसलिए क्वेश्चन आया, ये एनुअल स्टेटमेंट था और सेक्शन 47 जब एनुअल रिटर्न्स के रिस्पेक्ट में लेट फीस लगाता है तो वो 47(2) में लगाता है। अब 47(2) में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, उसमें सेक्शन 44 की एनुअल रिटर्न लिखी हुई है, उसमें सेक्शन 52 की अमेंडमेंट नहीं हुई। अमेंडमेंट सिर्फ कहां हुई है? 47(1) में। तो जब मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला कि अगर इसने अपने एनुअल स्टेटमेंट पर डिफॉल्ट किया, अगेन 52 में फाइल करता है, ये 44 में फाइल नहीं करता, और मैंने कहा जी 47(2) जो एनुअल वाले डिफॉल्ट की बात करता है उसमें तो उन्होंने 52 ऐड नहीं किया, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए था। फिर मैंने थोड़ा और जब सोचा तो मुझे यह पता चला कि भाई साहब इन्होंने यहां नहीं किया, लेकिन इन्होंने यहां पर जब ये लिखा 52 की रिटर्न ऑफ ईसीओ, तो बेटा अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ईसीओ का जो मंथली स्टेटमेंट है वो भी 52 में 52(4) और उसका जो एनुअल स्टेटमेंट है वो भी जो है सेक्शन 52 में है। तो लिटरली स्पीकिंग यहां जब इन्होंने सेक्शन 52 लिखा तो इसमें सिर्फ इनका मंथली GSTR 8 नहीं, इसमें इनका एनुअल स्टेटमेंट भी जो है वो कवर हो सकता है। मेरी बात समझ आई? देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नीचे मैंने फुटनोट के तौर पर मेंशन करी है। ठीक है जी, पढ़ते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 हैज अमेंडेड 47(1) और इसमें क्या रेफरेंस इंकॉर्पोरेट कर दिया? रिटर्न अंडर सेक्शन 52। इसमें कोई मंथली नहीं लिखा हुआ, सिंपली लिखा हुआ रिटर्न। और मैंने लिखा एनुअल स्टेटमेंट इज ऑल्सो फाइल्ड अंडर सेक्शन 52(5). दस लिटरली स्पीकिंग जो अमेंडमेंट 47(1) में हुई है दैट कैन कवर अ बोथ मंथली स्टेटमेंट एज वेल एज एनुअल स्टेटमेंट। साथ में मैंने एक छोटा सा हल्का सा रिमार्क डाला कि वैसे तो 52 में दोनों कवर हो जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आइडली 47(2) को भी अमेंड होना चाहिए और एनुअल वाले की जो लेट फीस है वो 47(2) में जो है वो रेफरेंस में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसा हो जाना चाहिए कि एनुअल मतलब पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे कि एनुअल के लिए हम हमेशा 47(2) पढ़ रहे हैं। चलो, ये बात समझ में आई है? अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बोल देता हूं, ये जो मैंने एनुअल स्टेटमेंट का ऑब्जर्वेशन दिया है आपको, ये आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? बेटा थ्योरेटिकली लॉ में मंथली एंड एनुअल दोनों फाइल करने की बात लिखी है, बट जस्ट फॉर नॉलेज
एनुअल स्टेटमेंट फाइल करने के लिए लॉ ने बोला है जीएसटीआर 9B में फाइल होगा, पर जीएसटीआर 9B का फॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने आज तक नोटिफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली अभी एनुअल स्टेटमेंट कोई फाइल नहीं होता है। थ्योरी में तो हम यही पढ़ते हैं इन्हें 2 फाइल करने हैं, बट प्रैक्टिकली बात करें तो जीएसटीआर 9B वाला एनुअल स्टेटमेंट प्रेजेंटली अभी फाइल ही नहीं होता है, और शायद क्योंकि ये अभी फाइल नहीं होता है इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसके एंगल से लेट फीस को लेकर के कुछ स्पेसिफिक सोचा ही नहीं है, शायद मोस्ट प्रोबेबल रीजन। तो आपके पास एग्जाम में जीएसटीआर 8 फोकस क्वेश्चन ही बनेगा, और जीएसटीआर 8 आज की डेट में अगर लेट फाइल होती है तो 47(1) में उसके ऊपर लेट फीस जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए जी, फिर टीसीएस से रिलेटेड जो दूसरी अमेंडमेंट हुई है वो सेक्शन 52(6) में टाइम लिमिटेशन फॉर रेक्टिफिकेशन और ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन जीएसटीआर 8। अब इसको मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारी टाइम लिमिटेशन को लेकर के जीएसटी के लॉ में फाइनेंस एक्ट 2022 से अमेंडमेंट हुई है, वो यूनिफॉर्मिटी जो है वो एस्टेब्लिश कर दी गई है। ठीक है ना, कि आपकी अगर एक स्टेटमेंट में मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, आप सब्सिक्वेंटली उसे रेक्टिफाई कर लेना आगे वाले स्टेटमेंट में, एंड सब्जेक्ट टू द टाइम लिमिटेशन। टाइम लिमिटेशन आज की डेट में अगर बात करूं तो वो क्या हो चुकी है, साल खत्म होने के बाद 30 नवंबर, या फिर वो जो आप एनुअल स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसकी एक्चुअल फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तो इसके ऊपर दोबारा टाइम नहीं लगा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। टीसीएस से रिलेटेड तीसरी अमेंडमेंट, ये भी थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए, ठीक है ना, एग्जाम रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ते हैं। सेक्शन 52 में कुछ मैचिंग के प्रोविजंस की बात भी लिखी हुई थी। क्या कहता है सेक्शन 52 का सबसेक्शन 8, 9 एंड 10, इसमें कुछ मैचिंग के प्रोविजंस दिए हुए थे, सुनिएगा जरा ध्यान से। इसमें यह कहा गया था जो ईसीओ अपना जीएसटीआर 8 मंथली स्टेटमेंट जो होगा वो फाइल करेगा 10 तारीख तक, जिसमें बताएगा मेरे थ्रू किन किन लोगों ने सप्लाई करी जिसका मैंने टीसीएस डिपॉजिट कराया। वो ये कहते थे ये जो डिटेल्स फर्निश करेगा कि इसके थ्रू जो जो सप्लाई हुई उसको मैच कराया जाएगा विद जीएसटीआर 1 ऑफ द सप्लायर। अब सप्लायर जो होंगे लेट्स सपोज नॉन क्यूआरएमपी है और वो भी अपना मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 1 दे रहे हैं 11 तारीख तक। तो वे कह रहे हैं इधर जिस सप्लायर ने सप्लाई करी उसने अपना जीएसटीआर 1 डाला होगा, और क्योंकि ईसीओ के थ्रू सप्लाई है तो ईसीओ ने टीसीएस काटा होगा तो उसने अपने स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया होगा जी इस सप्लायर की ये सप्लाई थी जिसका मैंने टीसीएस जो है इतना डिपॉजिट कराया है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम मैचिंग करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि मेरे थ्रू इतनी सप्लाई हुई इस आदमी की, और इस आदमी ने जो बोला जी मैंने इतनी सप्लाई करी, इन डिटेल्स को जो होगा वो मैच कराया जाएगा इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, और वो जो है वो प्रेस्क्राइब की गई है रूल 78 में। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कहते हैं अगर कभी कोई मिसमैच निकला, अगर दोनों ने प्रॉपर रिपोर्टिंग करी है तो मिसमैच नहीं निकलेगा, बट अगर कोई मिसमैच निकला, कोई डिस्क्रिपेंसी निकली तो कम्युनिकेशन किया जाएगा दोनों को ही, ईसीओ को भी और सप्लायर को ही। सेक्शन 52(9) ये कहता है कम्युनिकेट किया जाएगा अगेन इन प्रेस्क्राइब टाइम एंड मैनर, और वो प्रेस्क्राइब टाइम एंड मैनर जो था वो रूल 79 में था जिसे अभी ओमिट किया गया है। अच्छा पहले सुन लो एक बार के लिए, और फिर इसके बाद ये 52 में आगे लिखा हुआ था 52(10) जो था वो फर्दर ये कहता था भाई साहब मैचिंग होगी, डिस्क्रिपेंसी होगी तो दोनों को बताया जाएगा। अब हो सकता है ईसीओ से गलत रिपोर्टिंग हुई हो, अगर ईसीओ से गलत रिपोर्टिंग हुई होगी तो ईसीओ उसे रेक्टिफाई कर दे, रेक्टिफिकेशन तो वो कर ही सकता है ना अपने मंथली स्टेटमेंट। और अगर सप्लायर से गलती हुई होगी तो सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 रेक्टिफाई कर दे, जीएसटीआर 1 भी रेक्टिफाई होती है। हमें तो रेक्टिफिकेशन चाहिए, मिसमैच है तो उसका रेक्टिफिकेशन चाहिए। अगर ना तो ईसीओ ने रेक्टिफाई किया ना ही सप्लायर ने रेक्टिफाई किया, वो मिसमैच अगर आउटस्टैंडिंग है और उस मिसमैच में हमें यह दिख रहा है कि इसने तो आपकी ज्यादा सेल्स हुई है रिपोर्ट किया है और आपने कम सेल्स अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करी है, तो 52(10) ये कहता था अगर मिसमैच निकला जिसको किसी भी पार्टी ने रेक्टिफाई नहीं किया, एक आदमी कह रहा है ज्यादा सेल हुई है जबकि सप्लायर कह रहा है कम सेल हुई है, तो हम ईसीओ की बात को सही मानेंगे और सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कॉरेस्पॉन्डिंगली उस सप्लाई का जो होगा वो एडिशन कर दिया जाएगा इन प्रेस्क्राइब मैनर, जो रूल 79 में मेंशन थी।
प्रोविजन रिकलेक्ट हो गए हैं आपको। तो सेक्शन 52(8) मैचिंग के लिए बोलता था, 52(9) कहता था मिसमैच निकला तो दोनों को बताएंगे, एंड 52(10) कहता था अगर किसी भी पार्टी ने रेक्टिफाई नहीं किया, वो मिसमैच आउटस्टैंडिंग रह गया, और कहानी यह है कि ईसीओ के हिसाब से ज्यादा सेल हुई है जबकि सप्लायर ने कम सेल रिपोर्ट करी है, तो हम सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको जो होगा वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेशन होता है और मिसमैच निकलने पर एडिशन होता है, ये प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में किया जाता है, जिसके लिए रूल 79 बना हुआ था। उस रूल 79 को जो है वो ऑमिट कर दिया गया है। उस रूल 79 को जो है वो ऑमिट कर दिया गया है। कहने का मतलब डिस्क्रिपेंसी का कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो मिसमैच होने पर एडिशन कैसे होगा, उस बात को जो है वो उन्होंने जो रूल में लिखा था उसको हटा दिया है। सर तो फिर अब कैसे करेंगे वो लोग? बेटा मैंने आपको शुरुआत में बोला ये प्रैक्टिकल अमेंडमेंट नहीं है। प्रैक्टिकल इस सेंस में कि अभी प्रैक्टिकल सेंस में बात करूं तो अभी इस तरीके की मैचिंग प्रैक्टिकली हो ही नहीं रही थी। लॉ में जरूर लिखा था पर ये एक्चुअल में अभी पोर्टल के थ्रू जो थी वो हो नहीं रही थी, तो उन्होंने जो है फिर इस बात को जो है वो रूल ऑमिट कर दिया। सर अगर ऑमिट ही करना था तो फिर सेक्शन भी ऑमिट करते। बिल्कुल कायदे की बात आपने बोली। अगर उनकी इंटेंट ये होती कि मैचिंग हमने आगे करानी ही नहीं है, तो जैसे मैचिंग के प्रोविजन 42, 43 वाले कैंसिल हुए, इसको भी पूरे कैंसिल कर देते। इन्होंने सिर्फ रूल जो है उसको क्यों ऑमिट किया, सेक्शन तो एज इट इज छोड़ दिए। तो बेटा वैसे इन्होंने इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं दिया, बट उनका सिर्फ रूल को कैंसिल करना, सेक्शन को डिस्टर्ब ना करना, वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि वो मैचिंग फ्यूचर में कराएंगे। अगर बिल्कुल नहीं करानी होती तो एक्ट से भी डिलीट कर देते, बट फ्यूचर में इंडिकेशन आता है कि वो मैचिंग कराएंगे। सिर्फ मैचिंग के तरीके में वो कुछ बदलाव करेंगे। सर किस तरीके के? बेटा आपको नहीं जानने, अभी नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, बट जस्ट आपको एक बात बोल देता हूं। आप फाइनेंस बिल 2023 इसने ईसीओ को लेकर के काफी सारे चेंजेस जो हैं वो प्रपोज किए हैं। मेरी बजट की भी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप सुनना चाहते हैं तो उसे सुन सकते हैं। मैं यहां एक कॉस्मेटिक बात आपको सिर्फ बोल देता हूं, ठीक है। अब सेक्शन फाइनेंस बिल 2023 जो है बेटा, उसने ईसीओ ई कॉमर्स सप्लायर को लेकर के काफी सारे चेंजेस प्रपोज किए हैं। एक चेंज का आपको आइडिया देता हूं। आपको याद है अगर कोई व्यक्ति कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहा है, तो वो बेटा ईसीओ के थ्रू काम नहीं कर सकता। ये कंपोजिशन की कंडीशन है। आप कंपोजिशन स्कीम में रहते हुए ईसीओ के थ्रू काम नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम में फाइनेंस बिल 2023 ने एक बदलाव प्रपोज किया है, जिसमें उसने बोला है कि अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, नॉट सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, तो फिर आप ईसीओ के थ्रू काम कर सकते हैं। ये उन्होंने चेंज प्रपोज किया है। अच्छा एक बात और आपको बताता हूं। मान लो आप कंपोजिशन वाले नहीं हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप इनफैक्ट अभी तक आप अनरजिस्टर्ड हो और आप सप्लायर ऑफ गुड्स ही हो। तो आपको याद है जो सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं, अगर वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। वो अनरजिस्टर्ड रहते हुए ईसीओ के थ्रू काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से आपको पता होगा सेक्शन 24 में अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू काम करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, खासतौर से सप्लायर ऑफ गुड्स का। ठीक है जी। और बेटा फाइनेंस बिल 2023 में अभी गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है कि वो इसमें भी कुछ चेंज करने वाले हैं, जिसमें वो अनरजिस्टर्ड पर्संस को भी ईसीओ के थ्रू जो होगा वो काम करना अलाउ करेंगे। तो ये उन्होंने कुछ विजुलाइज कर रखा है कि भाई साहब हम ईसीओ के थ्रू काम करने वाले जो स्कोप है लोगों के वो थोड़े से बढ़ाएंगे, और क्योंकि बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंगली जब ये लोग भी आएंगे तो कोरेस्पोंडिंगली फिर वो मैचिंग कैसे करना होगा उसका हम एक नया सा मैकेनिज्म जो होगा वो ढूंढेंगे, बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इसी बात के मद्देनजर जो है उन्होंने फिलहाल जो है जो एग्जिस्टिंग रूल था उसको जो है वो ऑमिट कर दिया है। तो दैट इज इनफ फॉर योर लेवल। ठीक है जी। बाकी ये थ्योरेटिकल प्रोविजन है, बी एश्योर्ड एग्जाम में इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए जिसके साथ हमारी टीसीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट भी सारी कंप्लीट हो जाती है। सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास जो अमेंडमेंट है दैट इज ऑफ द रजिस्ट्रेशन चैप्टर। रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अमेंडमेंट्स भी आपको जो होगी वो इंपॉर्टेंट ही समझ के चलिएगा। बाकी सिंपल अमेंडमेंट से कोई टेक्निकल बहुत ज्यादा है नहीं। सबसे पहली अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो सेक्शन 23(2) में एक नोटिफिकेशन इशू था 10/2019, जिसमें एनहांस थ्रेशोल्ड 40 लाख को दी जाती थी
उन सप्लायर ऑफ गुड्स को जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स का काम करते थे। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड क्या होती है, 20 लाख और कुछ स्टेट में 10 लाख। लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स के रिक्वेस्ट पर गवर्नमेंट ने उनकी थ्रेशोल्ड बढ़ाई थी। और कैसे बढ़ाई थी, उन्होंने सेक्शन 23 में एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बाय नोटिफिकेशन की जो उनके पास पावर थी उसको यूज करते हुए ये नोटिफिकेशन जो था वो इशू किया था। और उसने बोला था कि अगर आप सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स है तो आपके लिए हम एनहांस थ्रेशोल्ड जो है वो 40 लाख की दे रहे हैं, अप टू 40 लाख आपको रजिस्ट्रेशन से हम एग्जाम करके चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें बोला गया था कुछ नोटिफाइड गुड्स के अगर आप सप्लायर है तो आपको ये एनहांस थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल नहीं होगी। कुछ नोटिफाइड गुड्स के अगर आप सप्लायर है, हल्का फुल्का याद हो वो पान मसाला एंड सोन आइसक्रीम वगैरह करके इसमें मेंशन थे। अच्छा, इस कैटेगरी में जो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स जिनको एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलती है, वो जो नोटिफाइड गुड्स थी उसमें एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर पर जो गुड्स मेंशन थे वो ये थे, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स के सप्लायर हो या आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट में डील करते हो या आप फ्लाई ऐश ब्लॉक में डील करते हो तो आपको एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ नोटिफाइड गुड्स जिनके सप्लायर को एनहांस थ्रेशोल्ड नहीं दी जाती थी। अब इसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसको आप सिंपली देख लीजिएगा। अब इसमें पहले लिखा होता था अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट में डील करते हैं, और फ्लाई ऐश एग्रीगेट कौन सी, जिसमें 90% या उससे ज्यादा का फ्लाई ऐश कंटेंट हो। तो नॉट एवरी फ्लाई ऐश, सिर्फ वो वाला फ्लाई ऐश एग्रीगेट जिसमें 90% या उससे ज्यादा का कंटेंट हो, ये नोटिफाइड था, आप तब इनएलिजिबल हो जाते थे। अब इन्होंने ये विद 90% और मोर ये वाली कहानी को इसमें से हटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप फ्लाई ऐश एग्रीगेट में डील कर रहे हो, अब उसमें जो फ्लाई ऐश का कंटेंट है वो कितना भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज, आप जो होंगे एनहांस थ्रेशोल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप जो होंगे एनहांस थ्रेशोल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी सिंपल अमेंडमेंट। चलिए, फिर उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट सेक्शन 29(2). दिस इज गुड, ये अच्छी अमेंडमेंट है। अब सेक्शन 29(2), सेक्शन 29 आपसे बात करता था अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 ये कहता था कि प्रॉपर ऑफिसर कुछ सर्कमस्टांसिस में जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। और 29(2) में ग्राउंड्स मेंशन थे कि ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या कर दिया कि ऑफिसर उठा करके जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स मेंशन थे, मैं सब ग्राउंड्स की चर्चा में आपके साथ नहीं जा रहा। उसमें वन ऑफ द ग्राउंड जो मेंशन था वो था बेसिकली अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपने रिटर्न फाइलिंग के डिफॉल्ट करता है, रिटर्न फाइलिंग के डिफॉल्ट करता है तो प्रॉपर ऑफिसर को 29(2) में एम्पावर किया गया था कि वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और अमेंडमेंट से पहले क्या था, अमेंडमेंट क्या हुई है जरा उसको समझते हैं। सेक्शन 29(2) बी एंड 29(2) ध्यान से सुनिएगा जरा इसको, और इसमें भी मैं कुछ आपको बहुत जबरदस्त बताऊंगा, नॉर्मली कहीं डिस्कशन में नहीं है बट मैं आपको बताऊंगा। 29(2) बी पार्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है कंपोजिशन सप्लायर और एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करी फॉर 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड, ये लिखा हुआ था 29(2) बी में। 29(2) बी ने बोला था कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका डिफॉल्ट यह है कि आप अपनी रिटर्न 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं करते हैं तो फिर ऑफिसर एम्पावर्ड है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब कंपोजिशन सप्लायर जो है उसकी रिटर्न होती क्या है, GSTR 4। यहां मैं आपको बता दूं, कई लोग GST CMP 08 बोल रहे हैं। GST CMP 08 रिटर्न नहीं होती, वो टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट होता है। समझ नहीं आता कौन कौन आजकल फाइनल पढ़ा रहा है। ठीक है जी, रिटर्न GSTR 4 होती है इनकी, CMP 08 टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट होता है। अच्छा, और याद कराओ बेटा, इनको जो अपनी रिटर्न GSTR 4 देनी होती है ये एनुअल देनी होती है, साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल तक। ठीक है, अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब लिखी गई अमेंडमेंट से पहले ये जो लैंग्वेज लिखी थी, इनकी लैंग्वेज के हिसाब से अगर एज अ कंपोजिशन सप्लायर आप रजिस्टर्ड हो और आप अपनी GSTR 4 रिटर्न जो आपकी होती है उसको आप 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं करते हो। ठीक है, टैक्स पीरियड का क्या मतलब होता है, टैक्स पीरियड का मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग पीरियड। ठीक है, आपको एनुअल बेसिस पर रिटर्न भरनी है तो आपका टैक्स पीरियड क्या हो गया, एनुअल।
तो इस लाइन का मतलब ये हो गया कि कंपोजिशन सप्लायर के लिए ये वर्ड्स ये कह रहे थे कि अगर वो 3 साल तक लगातार अपनी रिटर्न नहीं भरता है तो ऑफिसर एम्पावर्ड है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। वो 3 साल तक लगातार अपनी रिटर्न नहीं भरता है तो। अच्छा, और ये बड़े अजीब सी बात है, 3 साल तक लो इंतजार करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। डेफिनेटली इट सीम्स टू बी लॉजिकल। अच्छा, ये हमेशा से लॉजिकल नहीं था, आप जरा ध्यान से सुन लेना। जीएसटी का लॉ जब इनिशियली ड्राफ्ट किया गया था तो उसमें इनिशियल इंट्रोडक्शन के टाइम पर कंपोजिशन सप्लायर को क्वार्टरली रिटर्न के लिए जो था वो बोला गया था। नॉर्मल सप्लायर को मंथली रिटर्न के लिए बोलते थे एंड कंपोजिशन सप्लायर को क्वार्टरली रिटर्न के लिए बोलते थे। बट बाद में लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पर उन्होंने नॉर्मल सप्लायर को वो क्यूआरएमपी स्कीम इंट्रोड्यूस करी, उनको क्वार्टरली फैसिलिटी दे दी। तो कंपोजिशन सप्लायर ने बोला जब तुम नॉर्मल से अब क्वार्टरली ले रहे हो तो हमें तो और छूट दो। तो इनके लिए हमने इनकी रिटर्न जो थी वो एनुअल कर दी। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं सर लो जो है, लो को बैकग्राउंड में जानना क्यों जरूरी होता है? बैकग्राउंड में जानना इतने एक्सटेंट तक रेलेवेंट रहेगा कि आप लॉजिक समझ पाए कि लो क्यों अमेंड हुआ है। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेंडमेंट क्या हुई है इसको समझना तो फिर बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लॉजिक पकड़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जो होगा वो सुनना चाहिए। और हमारी अमेंडमेंट क्लास में थोड़ा टाइम इसीलिए लगता है बेटा क्योंकि हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ जो है वो कहानी लिंकअप कर सके, हवा हवा में कहानी ना चले। तो इनिशियली नॉर्मल सप्लाई मंथली थे एंड कंपोजिशन वाले क्वार्टरली थे। अच्छा, जब वो क्वार्टरली थे तब ये लाइन बड़ी मीनिंगफुल थी कि उन्होंने 3 क्वार्टर की रिटर्न नहीं दी, एक्शन ले लेगा ऑफिसर। बट जब इनका कंप्लायंस एनुअल हो गया तो फिर ये लाइन जो थी ये लॉजिकल नहीं रही। तो अकॉर्डिंगली लॉ ने पहल करके इसको अमेंड कर दिया। अक्सर मैं अपने रूटीन लेक्चर में बताता था कि ये प्रॉपर अब नहीं रही है। तो क्या फाइनली फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसे रेक्टिफाई कर दिया। और देखिएगा अब उन्होंने इसकी बजाय इस प्रोविजन को डिलीट करके क्या लिखा, उन्होंने बोला जी अगर आप एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड हो और आपने रिटर्न नहीं भरी ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, तो अब आपकी वो 3 रिटर्न का इंतजार नहीं करेगा। आपने 1 साल की रिटर्न नहीं भरी, एक सिंगल रिटर्न का आपने डिफॉल्ट किया और वो डिफॉल्ट किए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, ऑफिसर एम्पावर्ड हो जाएगा कि वो आपके रिटर्न जो है वो कैंसिल, वो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दे। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अच्छा फिर उसके बाद 29(2)(c) की बात करते हैं। इसमें अमेंडमेंट से पहले क्या लिखा हुआ था बेटा? 29(2)(b) कंपोजिशन सप्लायर के लिए था, ठीक है, एंड 29(2)(c) जो था वो ऑल अदर सप्लायर के लिए था। इसमें लिखा होता था ऊपर वाले नहीं, अदर रजिस्टर्ड पर्सन जो है उन्होंने अगर अपनी रिटर्न नहीं भरी फॉर कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब यहां अप्रिशिएट करिएगा, अब कंपोजिशन नहीं अदर सप्लायर है और उन्होंने कॉन्टिन्यूसली 6 महीने तक अपनी रिटर्न नहीं भरी। और ध्यान में रखिएगा यहां 6 महीने लिखे हुए हैं, अब 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी। अब 6 महीने का मतलब क्या हो गया? आप एक नॉर्मल सप्लायर हैं, आप बी में नहीं आते सी में आते हैं। आप एक नॉर्मल सप्लायर हैं और आप नॉन क्यूआरएमपी वाले हैं, तो 6 महीने का मतलब क्या हो गया? आपने 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न्स नहीं भरी, ऑफिसर एम्पावर्ड होगा। और अगर आप क्यूआरएमपी वाले हैं, आपकी क्वार्टरली रिटर्न है, तो 6 महीने में आपकी रिटर्न कितनी बनती है? 2। तो अगर आपने 2 रिटर्न कंसेक्यूटिवली नहीं भरी तो फिर आपका जो होगा वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। 6 महीने तक अदर सप्लायर अगर 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरते हैं, अब 6 महीने में उनकी कितनी रिटर्न बनती है लॉ ने वो नहीं लिखा हुआ, वो चेक करो। 6 महीने तक लगातार अगर उन्होंने रिटर्न नहीं दी तो नॉन क्यूआरएमपी वाले की 6 महीने में 6 रिटर्न बनेगी। तो मतलब ये हो गया 6 रिटर्न ना भरने पर कैंसिल हुआ करता था, और क्यूआरएमपी वाले की 6 महीने में 2 रिटर्न बनेगी, तो 2 रिटर्न ना भरने पर कैंसिल हुआ करता था। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अब इसमें क्या बदलाव हुआ सुनिए। अब इसमें चेंज करके इन्होंने ये लिखा कि 29(2)(c) को चेंज करके उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला इसको छोड़ो, इन्होंने कहा जी रजिस्टर पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर सच कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। उन्होंने बोला जी अब जो अदर पर्सन्स होंगे उसका रजिस्ट्रेशन अब तब कैंसिल करेंगे जब वो जो भी उनका टैक्स पीरियड बनता है, मंथली क्वार्टरली जो भी बनता है, हम रूल में प्रेस्क्राइब करेंगे। अगर रूल में प्रेस्क्राइब किए टैक्स पीरियड जो भी हमने प्रेस्क्राइब किए उतने कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड तक उन्होंने रिटर्न नहीं दी तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। प्लीज अप्रिशिएट, पहले 6 महीने की बात थी, 6 महीने टैक्स पीरियड नहीं था, 6 महीने, 6 महीने में उनके जितने भी टैक्स पीरियड बने जिसके वो पड़ेगा अपना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
अब उन्होंने कहा कि हम टैक्स पीरियड रूल में बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, अब सुनिएगा। अब उन्होंने बोला ये 6वें महीने इसके बारे में आप सोचना छोड़ दे, हमने एक्ट में लिखने की बजाय अब पावर रूल में शिफ्ट करने की कोशिश करी है कि हम रूल के थ्रू आपको बताएंगे कि कितने डिफॉल्ट होने पर हम आपकी जो होगा वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। बेटा मैं आपको बता दूं, लॉ मेकर जीएसटी में सबसे बड़ी इस बात से परेशान है कि लोगों की रिटर्न टाइम से नहीं आ रही है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, दे ऑलवेज एनालाइज ऑन ऑल इंडिया बेसिस कि कितने लोग टाइम से फाइल कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, दे वांट स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। तो उन्होंने अब ये बोल दिया जी हम आपको रूल्स के थ्रू टाइम टू टाइम बताएंगे कितने कॉन्टिन्यूस पीरियड तक की रिटर्न नहीं आई कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि प्रेस्क्राइब की बात आई तो साथ में उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंगली जो था वो रूल भी इंट्रोड्यूस किया। रूल नंबर 21, इसमें इन्होंने H&I पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया और इसके थ्रू उन्होंने बताया कि कितने टैक्स पीरियड के डिफॉल्ट पर आपके रिटर्न आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। 21 H पॉइंट अब आपका ये कहता है अगर आप है QRMP टैक्स पेयर जिनको अपनी GST 3B रिटर्न भरनी होती है अंडर प्रोविजो 239(1), तो उनका अगर डिफॉल्ट हुआ 2 क्वार्टरली रिटर्न्स का कैंसिल कर देंगे। और अगर आप है नॉन QRMP टैक्स पेयर जिनको अपनी GST 3B 39(1) में भरनी थी, प्रोविजो में नहीं मेन पार्ट में भरनी थी, तो उन्होंने अगर अपना डिफॉल्ट किया इन फर्निशिंग 6 मंथली रिटर्न्स तो उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कैंसिल कर देंगे। एक बार दोहरा देता हूं, उन्होंने बोला हम रूल्स में बताएंगे पीरियड, और रूल्स के लिए उन्होंने रूल 21 यूज किया और 21 में उन्होंने पीरियड क्या बताया, QRMP के लिए उन्होंने बता दिया भाई 6 टैक्स पीरियड, QRMP के लिए उन्होंने बता दिया बेसिकली 2 टैक्स पीरियड 2 क्वार्टरली रिटर्न, और जो नॉन QRMP है उनके लिए उन्होंने क्या बता दिया बेसिकली 6 टैक्स पीरियड मतलब 6 मंथली रिटर्न्स। अच्छा, अब आप मुझसे बोलोगे कि सर पहले भी तो यही था, अगर ये अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब भी तो 6 महीने का मतलब यही जा रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कहीं गलत नहीं हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले भी यही जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये जो चेंज किया है ना उसके थ्रू बेसिकली उन्होंने अचीव ये किया है कि कल अगर फ्यूचर में वो रजिस्ट्रेशन एक आदमी का लेट्स सपोज नॉन QRMP का 6 रिटर्न की बजाय कम रिटर्न पर कैंसिल करना चाहे तो सिंपल रूल में अमेंडमेंट करके वो काम हो जाएगा, एक्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे जैसे वो लोग का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, अगर उनको लगता है नहीं और टाइट कर देना चाहिए, ये 6 मंथली रिटर्न भी बहुत ज्यादा है, 3 रिटर्न के बाद ही कैंसिल कर देना चाहिए, तो रूल में अमेंडमेंट करेंगे सिंपली नोटिफिकेशन और वो काम हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। अच्छा सर आप स्पेशल क्या बताने वाले थे, बताता हूं, अब सुनना। स्पेशल ये ऑब्जर्वेशन है, एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा शायद इतनी डेप्थ में, बट आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं और नॉर्मल किसी ने भी नहीं लिया ये ऑब्जर्वेशन। बेटा अब पहले एक्ट में ही अदर पर्संस की बात थी, ठीक है, अब अदर पर्संस के लिए एक्ट एज वेल एज रूल ये कंबाइंड पढ़ा जाएगा, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, अब सुनना बेटा, अब हमारे पास मान लीजिए एक पर्सन है हमारे पास NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, GST में वो भी रजिस्टर्ड होता है, हाँ, वो भी रिटर्न देता है, यस, उसकी रिटर्न भी सेक्शन 39 में जाती है, यस, बट उसकी रिटर्न बेटा जब सेक्शन 39 में जाती है तो उसकी रिटर्न सेक्शन 39(1) में नहीं जाती, उसकी रिटर्न जो है वो सेक्शन 39 के किसी और सब सेक्शन में जाती है। मेरी बात समझ आई? उसकी रिटर्न जो है वो सेक्शन 39 में जाती है, बट 39(1) में ना जा करके बहुत सारे सब सेक्शन है 39 में, उसमें जाती है। अच्छा, TDS वाला है, GST में रजिस्टर्ड होता है, यस, और उसकी भी अपना TDS की रिटर्न जाती है, यस, सेक्शन 39 में जाती है, बट वो 39(1) में नहीं जाती, 39 में और सब सेक्शन है उसमें जाती है। अच्छा, TCS वाला है, वो भी रजिस्टर्ड होता है, उसकी भी अपनी रिटर्न जाती है, बट उसका तो आपको पता ही है, उसकी रिटर्न जो है वो सेक्शन 39 में जाती नहीं है, उसकी रिटर्न जो है वो सेक्शन 52 में जाती है। सर क्या कहने की कोशिश है? बेटा कहने की कोशिश ये है, पहले जब विद इन 29(2)(c) ये लिखा हुआ था कि कंपोजिशन सप्लायर को छोड़ करके कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन 6 महीने तक रिटर्न नहीं देगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बेटा कंपोजिशन सप्लायर को छोड़ करके कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें आपके नॉर्मल सप्लायर QRMP नॉन QRMP वाले वो भी आएंगे, इसमें आपका TDS और TCS वाला जो है वो भी आएगा, और इसमें आपका NRTP जो होगा वो भी आएगा। उन सभी लोगों ने अगर 6 महीने तक जितनी भी रिटर्न उनकी बनती है वो नहीं दी,
तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। अब देखिएगा, अब अमेंडमेंट जो हुई, अब अमेंडमेंट से उन्होंने कहा जी भाई साहब अब जो रजिस्टर्ड पर्सन का डिफॉल्ट होगा वो हम बताएंगे पीरियड, उतना पीरियड का डिफॉल्ट होगा तब कैंसिल करेंगे प्रेस्क्राइब्ड। और बेटा प्रेस्क्राइब्ड करते टाइम उन्होंने सिर्फ जो कैंसिलेशन की बात प्रेस्क्राइब करी है वो 39(1) वालों के लिए करी है। ये इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। 100% ये लॉ जो होगा ये जल्दी ही वो ठीक करेंगे, देख लेना। उन्होंने कहा कि अब जब हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन का कैंसिल करेंगे, कंपोजिशन सप्लायर को छोड़ करके देयर आर एन नंबर ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन, नॉर्मल सप्लायर, क्यूआरएमपी, नॉन क्यूआरएमपी, टीडीएस टीसीएस वाला, एनआरटीपी वाला, ठीक है जी। उन्होंने अब क्या बोला, अब हम जब इन लोगों का कैंसिल करेंगे तो वो प्रेस्क्राइब पीरियड के डिफॉल्ट पर कैंसिल करेंगे। और प्रेस्क्राइब करते टाइम बेटा उन्होंने जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया है वो सिर्फ 39(1) वालों के लिए किया है। वो लोग जिनकी रिटर्न 39(1) में आती ही नहीं है, 39 के किसी और सबसेक्शन में आती है या टीसीएस वाला जैसे सेक्शन 52 में आती है, तो उन लोगों के लिए कोई भी पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है। जिसकी वजह से करंट पोजीशन ये निकल करके आ रही है कि एक नॉर्मल सप्लायर की अगर बात छोड़ दे, अदर रजिस्टर्ड पर्सन, एनआरटीपी, टीडीएस टीसीएस वाले, उनका रजिस्ट्रेशन प्रेजेंटली करने की पावर प्रॉपर ऑफिसर के पास नहीं है। फुटनोट देखिएगा, नो टैक्स पीरियड प्रेस्क्राइब फॉर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 3B। प्रेस्क्राइब करेंगे, प्रेस्क्राइब किया सिर्फ 3B वालों के लिए, औरों के लिए किया ही नहीं। Thus registration of such other person, NRTP, tax director, tax collector, extra cannot be cancelled now। और साथ में मैंने मेंशन किया है, it seems an unintended mistake which is likely to be rectified soon। Observations are important। कुछ लोग पढ़ते हैं सिर्फ क्या होता है क्या होता है क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं इससे अब ऑब्जर्वेशन क्या निकलेंगे। मेरा क्लाइंट है, मैं आज की डेट में उसको बोल सकता हूं ये लॉग की अनइंटेंडेड मिस्टेक है, हो सकता है कल वो इसे रेट्रोस्पेक्टली ही ठीक करे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो पोजीशन है वो यही है बेटा। चलो खैर बढ़ता हूं मैं आगे। आपको जीएसटीआर 3B स्पेसिफिक पूछेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं डालेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए बात करता हूं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की, नेक्स्ट अमेंडमेंट की, एंड द फाइनल अमेंडमेंट की। ये अमेंडमेंट हुई है रूल 21A में। इसको भी ध्यान से सुन लेना। आप कहोगे सर आप बहुत कह रहे हो, लेकिन सुन लेना बेटा, क्योंकि मार्केट में इसको भी गलत पढ़ाया जा रहा है। मुझको अच्छा नहीं लगता, बट क्या स्टूडेंट, क्या है ना, स्टूडेंट तो सभी तरीके के होते हैं। हमें अक्रॉस, हमसे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, वो मेल पर पूछते हैं और हम समझ जाते हैं जब वो क्वेरी पूछते हैं कि ये हमसे पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके कंसेप्ट में थोड़ी सी वीकनेस है। मैं बताऊंगा आपको, इसको भी लोगों ने जो है प्रॉपर नहीं पढ़ाया है, बस हवा हवा में। तो खैर रूल 21A, इसमें सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन को लेकर के अमेंडमेंट हुई है। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा इसका भी, ताकि आप प्रॉपरली समझ सके। हवा हवा वाला तो समझाना नहीं है। तो सुनो, अब 21A सब रूल 4, इसमें एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ है। प्रोविजो, ये जो येलो पोर्शन होता है ना मेरी बुक में, ये नया है जो इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब प्रोविजो का क्या मतलब होता है, एक्सेप्शन। तो 21A का सब रूल 4 वो कुछ कहता था, और वो जो कहता था उसमें एक एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस करके कुछ एक्सेप्शनल बात जो है वो कही गई है, ठीक है। तो एक्सेप्शन समझने के लिए थोड़ा सा मेन पोर्शन पहले मैं क्लियर कर दूं। अब ये हमारे पास ये कहता था, मेन पोर्शन मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है यहां पर। ये हमारे पास ये कहता था कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ अंडर 21A1 या 21A2 या 21A2A, फोकस रख लेना। ये कहता था अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ 21A1, 2 एंड 2A। अब इनका क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। बेटा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो कितने तरीकों से हो सकता है, सुनिएगा। नंबर 1, एक रजिस्टर्ड पर्सन वो आगे आकर के खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है। देयर सम रजिस्टर्ड पर्सन, वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, उसकी सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो गई है या उसकी डेथ हो गई फॉर एनी रीजन, ठीक है जी। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन जो है वो अप्लाई करता है, तो आपने इस बात को समझा हुआ होगा, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालेगा,
ठीक है, और ऑफिसर जो होगा वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को एनालाइज करके थोड़ा टाइम लगा के उस पर विचार करके जो होगा वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास करेगा। और टिल द टाइम वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास करे, उस व्यक्ति को कंप्लायंसेस ना करने पड़े, तो 21A में लिखा गया था रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर अप्लाई किया तो उसकी एप्लीकेशन के साथ उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सस्पेंडेड मान लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात करता है उस सिचुएशन की जहां एक पर्सन आकर के कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देगा। जैसे ही वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन देगा तो साथ ही में उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड मान लिया जाएगा। अच्छा, इनकेस अगर वो एप्लीकेशन देते टाइम ये कहता है कि मैं इस दिन आगे से कैंसिलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो फिर उस दिन से सस्पेंशन माना जाएगा। बट अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो जिस भी दिन उसने एप्लीकेशन दी उस दिन उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड मान लिया जाता है और उसको लॉ में रिटर्न फाइलिंग के कंप्लायंसेस से जो है वो फ्री कर दिया जाता है। फिर लॉ आगे ये कहता है अब सस्पेंड हो गया, आपको कोई कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन जो होगी उसको जो होगा ऑफिसर आगे कंसीडर करेगा। सुनिएगा ध्यान से, अब ऑफिसर जब आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करेगा तो उसके बाद एंड में दो आउटकम निकलेंगे। या तो उसे ये लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए तो वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा, या उसे ये लगेगा कि कैंसिल नहीं करना चाहिए तो फिर वो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। उसने जो कुछ भी किया, कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया या फिर रिजेक्शन किया, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई। और एक बार कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई तो जो सस्पेंशन हुआ था वो अपने आप ही जो होगा वो डीम्ड रिवोक हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है 21A सब रूल 4 में। यू अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, सस्पेंशन हो गया उसी टाइम, बाद में जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी एट द एंड ऑफ द ऑफिसर तो वो सस्पेंशन बैक डेटेड जो होगा वो रिवोक मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए 21A2 इसमें अलग स्टोरी थी। इसमें बात थी कि अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर है, उसने 29(2) में अपनी पावर को यूज किया, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे रीजन है जहां प्रॉपर ऑफिसर को एम्पावर किया गया कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो जहां प्रॉपर ऑफिसर वो पहल करके किसी डिफॉल्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का मन बनाएगा तो फिर वो उसे कैंसिलेशन का नोटिस देगा, और जब वो उसे कैंसिलेशन का नोटिस देगा तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को साथ में ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है 21A2 में कि वो चाहे तो उसका उस टाइम पर या लेटर ऑन किसी डेट से जो है वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है टिल द टाइम कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड। 1 और 2 में बेसिक डिफरेंस ये है कि 1 में आदमी कैंसिल कराने गया और वहां पर सस्पेंशन होगा ही होगा। 2 में ऑफिसर कैंसिलेशन इनिशिएट कर रहा है और वहां ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, वो चाहेगा तो सस्पेंशन करेगा, नहीं चाहेगा तो सस्पेंशन ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है। इन केस अगर उसने सस्पेंशन किया तो सस्पेंशन अगर कर दिया तो आप कंप्लायंसेस अभी भी नहीं करेंगे, हां, लेकिन जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये सस्पेंशन जो होगा वो रिवोक हो जाएगा। आर यू ओके विद दिस? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सबसे अहम बात आती है 21A2A में। 21A2A ये इसलिए स्पेशल है बेटा बिकॉज इसको हम कहते हैं सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। अब ये हमारे पास क्या कंसेप्ट है? सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन का कंसेप्ट हमारे पास ये है कि कुछ केसेस में उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक डिफॉल्ट हैं, अगेन आपके डिफॉल्ट वही है 29(2) में, जिनकी वजह से ऑफिसर को पावर होती है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की, लेकिन उन्होंने बोला अगर आपके कुछ स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स हैं देन इन दैट सिचुएशन एक उन्होंने अलग पावर ये ले रखी है कि ऑफिसर कैंसिलेशन इनिशिएट करे या ना करे, पता नहीं वो कितना बिजी है, तो उन्होंने सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन का एक मैकेनिज्म बना रखा है। और 21A2A में लिखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में ऑफिसर नहीं, सिस्टम पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट जो होगी वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जो होगी वो इनिशिएट की जाएगी। और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोलूं तो 21A2A में ये लिखा हुआ है अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B में मिसमैच है, आपकी GSTR 2B ITC वर्सेस GSTR 3B में मिसमैच है, या कुछ अदर रिस्क के पर्टिकुलर्स जो हम एनालिसिस से निकाल रहे हैं अगर हमें ऐसे दिखाई देंगे तो इमीडिएट बेसिस पर पोर्टल ही जो होगी वो आपको रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हुए एक नोटिस भेज देगी, और इस नोटिस को आप ट्रीट करेंगे सस्पेंशन कम कैंसिलेशन नोटिस।
ठीक है जी। तो जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B, या फिर अदर रिस्क फैक्टर का एनालिसिस जो भी हमें लगा उसके बेस पर सिस्टम हमने ऐसा डिजाइन कर रखा है कि जो भी डिफॉल्टर, ठीक है ना, वो सिस्टम में रन करेंगे और जो भी डिफॉल्टर उन्हें नजर आएगा उनको सिस्टम की तरफ से ही एक नोटिस भेज दिया जाएगा और ये नोटिस होगा इमीडिएट सस्पेंशन कम रजिस्ट्रेशन का। इस नोटिस के आने के बाद आपको यह करना होगा कि 30 दिन के अंदर ऑफिसर के पास जाना होगा। ऑफिसर को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे कि नहीं नहीं मिसमैच के रीजन ये है, सब कुछ वैसे गड़बड़ी नहीं है, तो ऑफिसर जो होगा वो कैंसिलेशन ड्रॉप कर देगा। और अगर आप कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो ऑफिसर जो होगा वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा। आई होप ये बात आप सबको पता होगी, ठीक है। दिस इज द फ्लो। तो 21A2 एंड 2A में देयर इज अ डिफरेंस। 2 में ऑफिसर इनिशिएट करता है और उसकी तरफ से नोटिस आता है, जबकि 2A में ऑफिसर का रोल नहीं होता है। सिस्टम अपने आप एनालिसिस से गलती पकड़ के नोटिस भेजता है, आपको नोटिस आने के बाद आप ऑफिसर के पास जाते हो। खैर इन एनी केस अब आपका 21 का ये सब रूल फॉर ये कहना चाह रहा था कि आपका सस्पेंशन 21A1 में हुआ कि कैंसिलेशन एप्लीकेंट ने इनिशिएट किया था और सस्पेंशन हुआ, या 21A2 में हुआ कि ऑफिसर ने नोटिस भेज के इनिशिएट किया था और उसने सस्पेंशन किया, या फिर आपका 2A में हुआ था सिस्टम ने कैंसिलेशन इनिशिएट किया था, वहां पर सस्पेंशन हुआ। किसी भी वजह से अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो जैसे ही वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी वो सस्पेंशन जो होगा वो डीम टू बी रिवोक बैकडेटेड मान लिया जाएगा। और प्लीज ध्यान में रखिएगा कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कैसे होंगी, या तो वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास किया तो वो बैकडेटेड इफेक्टिव होगा, सस्पेंशन बैकडेटेड हट जाएगा और ऑर्डर बैकडेटेड इफेक्टिव हो जाएगा, या फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा। अगर वो कैंसिलेशन प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देगा तो भी सस्पेंशन रिवोक होगा, आप बैकडेटेड रजिस्टर्ड पर्सन की कैपेसिटी में आ जाओगे। मेरी बात समझ आती है? हाँ जी सर समझ आती है। अब सुनिएगा अब है क्या। अब बेटा अब नई कहानी जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां प्रॉपर डिस्कशन नहीं दिख रहा है लोगों का, तो आप जरा ध्यान से सुनना। अब अभी रिसेंट में क्या हुआ बेटा, ये जो अभी हमने रिटर्न रिलेटेड डिफॉल्ट बताए ना, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा डिफॉल्ट जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच बनाई जीएसटी वालों ने। काउंसिल मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया भाई रिटर्न डिफॉल्टर के ऊपर जो है वो नकेल कसनी है। नकेल कैसे कर दे, तो उन्होंने बोला जी अब ये जो 29(2) ने बता रखा है बी और सी, 29(2) ने जो बता रखा है बी और सी, अगर ये वाला डिफॉल्ट किसी ने किया, प्रेस्क्राइब पीरियड या कंपोजिशन सप्लायर की सिंगल रिटर्न का डिफॉल्ट जो भी है, अगर रिटर्न का डिफॉल्ट हुआ जिसकी वजह से 29(2) में हम लीगली ऑथराइज हो जाते हैं टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्सन, तो उन्होंने बोला अब ये जो कैंसिलेशन का स्टेप है ये हम ऑफिसर से नहीं करवाएंगे, ये जो होगा ये पोर्टल ऑटोमेटिकली करेगी। मेरी बात समझ आई? ये जो स्टेप है ये जो होगा ये पोर्टल ऑटोमेटिकली करेगी। पोर्टल ड्यू डेट पे देखेगी, ट्रैक रखेगी रिटर्न कब तक नहीं आई, और जिस दिन उसे दिखेगा कि हाँ इन लोगों के स्पेसिफाइड डिफॉल्ट हो गए हैं जिनकी वजह से 29(2)B या 29(2)C इनके अगेंस्ट प्रेस किया जा सकता है, वो जो होगी वो पोर्टल इन्हें ऑटोमेटिकली जो होगी वो सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन इनिशिएट कर देगी। ये जो 21(2)A होता है ना बेटा, 21A2A सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 2B वर्सेस जीएसटीआर 3B, या फिर अदर रिस्की फैक्टर। तो वो जो अदर रिस्की फैक्टर उसमें लिखा हुआ है उसके बेसिस पर अब उन्होंने क्या कवर किया कि अगर कोई रिटर्न का डिफॉल्ट कर रहा है कंसिस्टेंटली तो वो रिस्क दिखा रहा है हमें कि हमें लग रहा है ये तो रिस्की सप्लायर है, तो वहां से पावर लेकर के उन्होंने कहा कि अब सिस्टम से जो होगा इनका ऑटोमेटिक सस्पेंशन जो होगा वो किया जाएगा। सिस्टम से इनके पास तुरंत नोटिस आ जाएगा जैसे ही इन्होंने उस स्पेसिफाइड पीरियड का डिफॉल्ट किया। और बेटा मैंने क्या बताया, अब जैसे इनके पास ये नोटिस आ जाएगा तो इनको करना क्या होगा, अभी क्या समझाया था, सिस्टम जैसे इनिशिएट करेगा तो इन्हें 30 दिन में ऑफिसर के पास जाकर के जो होगा वो एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी पड़ेगी। यस, अब लेकिन इन्होंने क्या विजुलाइज किया, रिटर्न नॉन फाइलिंग की वजह से हमने सस्पेंशन किया है। अगर वो व्यक्ति नोटिस के बाद, लेकिन ऑफिसर के एंड से प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, अगर वो व्यक्ति नोटिस के बाद और ऑफिसर ने अभी तक केस डिसाइड नहीं किया, वो इन बिटवीन अगर वो
रिटर्न फाइल करके अपना कॉन्ट्रावेंशन ठीक कर देता है तो डीम्ड सस्पेंशन डीम्ड रिवोकेशन ऑफ दैट सस्पेंशन जो होगा वो हो जाएगा। वैसे रिवोकेशन कैसे होता था? कैंसिलेशन प्रोसीडिंग के कंप्लीशन पर। अब उन्होंने एक्सेप्शन में क्या लिखा जरा सुनिएगा। अगर किसी आदमी का सस्पेंशन हुआ अंडर 21(a)(2)(a), मतलब सिस्टम ने नोटिस भेजा और किस वजह से भेजा? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 29(2)(b) और c, कि उसने रिटर्न जो थी वो टाइम से फाइल नहीं करी थी, तो सिस्टम ने सस्पेंड करते हुए सस्पेंशन कम कैंसिलेशन नोटिस भेज दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा इफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन कैंसल्ड एंड रजिस्टर्ड पर्सन हैज फर्निश्ड ऑल द पेंडिंग रिटर्न। और ये बेटा बहुत लॉजिकल चीज उन्होंने करी। आप उसके रिटर्न के डिफॉल्ट से परेशान थे, आपने उसे सिस्टम से नोटिस भेज दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब वो व्यक्ति उस नोटिस के परसुएंस में अगर ऑफिसर के पास जाता, तो बेटा बहुत सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर है वो ऑफिसर के पास जाते, फिर ऑफिसर एक को क्रॉस चेक करता तो ऑफिसर का बहुत ज्यादा यहाँ टाइम कंज्यूम होता। तो उन्होंने बोला कि इस केस में ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये वाले केस में अगर हमने सस्पेंशन किया तो आपके पास सिंपली क्या चॉइस है? ऑफिसर ने अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया, आप उसके पास क्यों जा रहे हो? आप अपनी सिंपली रिटर्न फाइल कर दो, आपकी रिटर्न सिस्टम में चली जाएगी। सिस्टम ने सस्पेंड किया था, रिटर्न आ गई, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस सस्पेंशन को रिवोक कर देगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो रीस्टोर कर दिया जाएगा। समझ लो, कहीं जाकर के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रही। नहीं तो इस प्रोविजो से पहले क्या होता था? अगर सस्पेंशन हो जाता था फिर ये ऑफिसर के पास धक्के खाते थे कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दो, मैंने रिटर्न भर दी है, ये देखो मैंने प्रूफ लगा दिया है। अब उन्होंने बोला नहीं, ऑफिसर के पास जाकर के ना अपना समय खराब करो ना उनका समय खराब करो, आपने रिटर्न भर दी, सिस्टम समझता है उस बात को, सिस्टम अपने आप से जो होगा आपका सस्पेंशन रिवोक कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया जाएगा। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज उन्होंने अभी एक रिसेंट में क्लैरिफिकेशन भी इशू करी जिसमें उन्होंने बोला कि ऑफिसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिस्टम से नोटिस आया, आपके रिटर्न जाएगी, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर देगा। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रिस्टोर्ड नहीं मिलता है तो उन्होंने पोर्टल पर ही एक फैसिलिटी बना दिया। अगर किसी का मान लो कोई गड़बड़ी हो गई, पोर्टल में नहीं करा उसने, तो उन्होंने वहां पर एक नेविगेशन टाइप दे दिया और कहा इस नेविगेशन टैब में जाकर के कुछ इंफॉर्मेशन दे देना, खुद पोर्टल से बात करते हुए पोर्टल रिस्टोर कर देगी। नीचे देखिएगा, मेरे एक फुट नोट पढ़ लेते हैं। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये सिर्फ नॉलेज के लिए इसलिए बिकॉज ये अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। अमेंडमेंट आपके पास जिस कट ऑफ डेट की एप्लीकेबल थी उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए मैंने फुटनोट में दिया है। पोस्ट सबमिशन ऑफ द रिटर्न्स इन डिफॉल्ट, ठीक है जी, आपकी जो रिटर्न्स इन डिफॉल्ट थी आपने वो सबमिट कर दी। अब क्या होगा? मैंने क्या बोला, अब आपकी रिटर्न सबमिट करने के बाद वैसे तो वो खुद से रिस्टोर कर देगा, बट स्टिल अगर आपका GSTN एक्टिव नहीं हुआ, पोर्टल मिस्टेक कर रही है, देन टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड टू रिवोक द सस्पेंशन। तो वो खुद से रिवोक करें, ऑफिसर के पास ना जाए, खुद से रिवोक करें। पोर्टल पर हमने एक टैब दे दिया है इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग्स का, जिसको आप इस सीरीज में फॉलो करते हुए जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन पुट करके वो आपका ऑटोमेटिकली जो होगा वो रिवोक कर देगा। वैसे तो पोर्टल कर देगी, बट रह गया हो तो फिर ऑफिसर के पास फिर भी नहीं जाना, पोर्टल पर ही आपको जो है वो खुद से कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दे दी गई है। चलिए जी, इसके साथ मेरी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की अमेंडमेंट आपके साथ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अमेंडमेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न रिलेटेड अमेंडमेंट, और इसको समझने के लिए जरूरी होगा आप एक बार के लिए अगर ये जो चार्ट मैंने दिया है इसको एक बार रिवाइज करके रखेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मेरा ज्यादा स्मूथली हो पाएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।